हम ओबीसी हैं, एक समुदाय ओबीसी है, एक समुदाय एससी है। हमारे हिस्से के पहले एक बार कोटा पूरा कर दो, फिर हम तय कर लेंगे कि हमें किसको देना, किसको कम देना, किसको ज्यादा देना। वर्ण और जाति में यही अंतर है कि वर्ण गुण और कर्म के आधार पर, वर्ण में आज़ादी थी कि आप अपना वर्ण चेंज कर सकते हो, लेकिन जाति उसको सॉलिडिफाई करती है। शिक्षा में, सत्ता में पिछड़े हुए हैं और आज हमारी स्थिति, अब जैसे गुर्जर का नाम आपने लिया, यादव की स्थिति थोड़ा बेहतर है राजनीति में गुर्जर से जी। गुर्जर की स्थिति तो जो दलित भाई हैं हमारे या और भी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनसे भी बदतर है कि वेदों की जो उत्पत्ति है वो श्रुति और स्मृति परंपरा से हुई है। तो वो जो छत्री कहते हैं ये लोग अपने को, अगर गुर्जर छत्री कहते हैं तो गलत नहीं कहते हैं। असली इस देश के छत्री वही, छत्री और राजपूत में अंतर है। सबसे बड़ी विडंबना इस देश की क्या है कि इस देश का जो पढ़ने वाला है, जो आरक्षण का विरोध कर रहा है वो भी, और जो समर्थन कर रहा है वो भी, वो संविधान से बहुत दूर है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी, दलित, पिछड़ा इतना न्यायप्रिय हो गया है कि एक आरक्षण 1990 में लागू हुआ तो लोग सड़कों पर अपने को जला लिए। योगी आदित्यनाथ ने 2 सेनाएं बना रखी हैं। जब उन्हें मुसलमानों को धमकी देनी होती है तो हिंदू युवा वाहिनी को आगे कर देते हैं, और जब उन्हें दलित और पिछड़े धमकाने होते हैं तो करणी सेना को आगे कर देते हैं। मैंने कहा कि भाई जो सच की बात कर रहा है उसको तो आपको सुनना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं परमिंदर अंबर, टॉक विद परमिंदर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज बातचीत के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्रोफेसर संदीप यादव जी हैं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर संदीप सिंह हैं। आप सब जानते हैं इस देश में एक मुद्दा चल रहा है जाति जनगणना का, और ये इस मुद्दे को लेकर 2 तरह के मत हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना से इस देश में जातिवाद फैल जाएगा। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि जाति जनगणना के फ़ायदे क्या हैं, इससे न्याय किस तरह होगा। आप सब इस पर क्या सोचते हैं? इस पॉडकास्ट में हम सब बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर। मेरा पहला ही सवाल राजकुमार भाटी सर से है कि वो कौन लोग हैं जो जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं और आप कह रहे हैं न्याय होगा इससे? धन्यवाद परविंदर भाई। देखिए, एक तो मैं एक संवाद अक्सर बोलता हूँ कि हक मांगना जातिवाद नहीं है, हक मारना जातिवाद है। तो ये जो हम आरक्षण की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, ये जातिवाद को ख़त्म करने के लिए है, जातियों के बीच जो खाई है उसको कम करने के लिए है, जातियों के बीच की दूरी को घटाने के लिए है। इससे जातिवाद बढ़ेगा नहीं। ये जो बेईमान लोग हैं, जिनके नीयत में बेईमानी है और जो शोषक हैं, जो सैकड़ों साल से, हज़ारों साल से शोषण करते आए हैं, बेईमानी करते आए हैं, अपने हिस्से से ज़्यादा हक खाते आए हैं, दूसरे लोगों के हिस्से का खाते आए हैं, वो उस शोषण और बेईमानी को बनाए रखने के लिए इस तरह के कुतर्क देते हैं कि इससे जातिवाद होगा। दूसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं कि आप जाति ख़त्म करने की शुरुआत कीजिए। कोई ओबीसी, कोई एससी, कोई एसटी विरोध नहीं करेगा। जाति व्यवस्था का लाभ किसने उठाया? जो लाभ में बैठे हैं, जो ऊपर बैठे हैं, पीड़ा तो उन्हें होगी जाति व्यवस्था ख़त्म करने तक। आप जाति बनाए रखना चाहते हैं, जातिवाद ख़त्म करना चाहते हैं, ये संभव ही नहीं है। अगर जातिवाद का खात्मा आप ईमानदारी से चाहते हैं तो पहले जाति ख़त्म कीजिए। इस देश में किसी की भी जाति का परिचय नहीं होना चाहिए, किसी डॉक्यूमेंट में जाति नहीं लिखी जानी चाहिए। जाति पूछने पर, जाति बताने पर दंड का प्रावधान होना चाहिए। सारा आरक्षण भी ख़त्म कर दीजिए आप और मत जाति जनगणना कराइए, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, आप सबको जानकारी होगी, जब एससी, एसटी, ओबीसी के कैंडिडेट्स रिटन में ज़्यादा अंक पा रहे हैं और उन्हें इंटरव्यू में कम नंबर दिए जा रहे हैं, इसलिए वो मेरिट में पीछे जा रहे हैं, और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट रिटन में कम अंक ला के और इंटरव्यू में ज़्यादा अंक पा रहे हैं। ये हर भर्ती में भेदभाव होता है। शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ सबको पता है। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो पूरी करने के लिए तैयार नहीं है, भर्ती पूरी करने के लिए। तो इस तरह की बेईमानियां जब सरेआम होती हों। दूसरी बात, एक बात और कह के मैं फिर आगे आप बढ़ाएं कि ये बात अक्सर उठाई जाती है जातिवादियों की तरफ से कि आरक्षण कब तक और कितने दिन तक चलेगा और कितने दिन हो गए। भैया, जितना है वो कोटा ही पूरा नहीं हुआ अभी तो।
दूसरे और रोहिणी आयोग की और डिवीज़न की बात की जाती है कि कुछ जातियों को ज़्यादा मिल रहा है, कुछ को कम मिल रहा है। हम ओबीसी हैं, एक समुदाय ओबीसी है, एक समुदाय एससी है। हमारे हिस्से के पहले एक बार कोटा पूरा कर दो, फिर हम तय कर लेंगे कि हमें किसको देना, किसको कम देना, किसको ज़्यादा देना। आपने अभी तक कोटा तो पूरा नहीं है। राज्यसभा में, लोकसभा में सरकार का जवाब है कि एससी और ओबीसी की ज़्यादातर सीटें खाली पड़ी हैं। तो आप उसमें क्योंकि ईमानदार नहीं हैं, आपके मन में बेईमानी छिपी हुई है और आप अन्याय को जारी रखना चाहते हैं, इसलिए कुतर्क दिए जाते हैं। तो अंत में लब्बो-लुआब ये है कि जातीय जनगणना जो होगी उससे बीमारी का पता चलेगा। उससे ये पता चलेगा कि क्या संसाधन किसके पास कितने हैं, शिक्षा में किसकी क्या स्थिति है, सरकारी नौकरी में किसकी क्या स्थिति है, आर्थिक रूप से किसकी क्या स्थिति है। जब ये रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी तो हम कोई ऐसा इलाज कर पाएंगे जिससे समानता आए, जिससे सामाजिक न्याय मिले। इसलिए जाति जनगणना जातिवाद को बढ़ावा देने वाली नहीं होगी, ये जातिवाद को कम करने वाली होगी। आप सर जब ये कह रहे हैं कि जातिवाद नहीं बढ़ेगा, तो मैं संदीप जी के पास आना चाहूँगा। और संदीप सिंह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कॉलर हैं। और संदीप, आप ये बताएं कि कुछ लोग ये बता रहे हैं कि जातिवाद बढ़ेगा। आप तो दुनिया का इतिहास पढ़ते होंगे और पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वाकई में जातिवाद बढ़ेगा, जो सर बता रहे हैं कि नहीं न्याय होगा इससे? मेरा ये है कि इस देश में जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है वो संविधान है, और संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो प्रस्तावना है। तो 13 दिसंबर 1946 को जब नेहरू जी ने वो प्रस्तावना प्रस्तुत करी लोगों के सामने कि संविधान कैसे बनेगा वो बताया, उसमें जो 4 वर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें से एक समानता है, एक बंधुत्व है और एक न्याय है। और जो न्याय भी है वो केवल एक तरह का न्याय नहीं है, उसमें इकोनॉमिक जस्टिस है, सोशल जस्टिस है, और जिस तरह का जस्टिस की व्यवस्था है तो केवल इकोनॉमिक नहीं है। तो सामाजिक न्याय या जो देश हम बनाना चाहते थे वो देश तभी बन पाएगा जब न्याय होगा। मतलब आप एक घर इमेजिन करो कि जहाँ 4 बेटे हैं और एक बूढ़ी माँ है और 10 बीघे खेत हैं। एक बेटे ने 10 में से 8 बीघे खेत कब्जा करके रखे हुए हैं। अब माँ बोलती है कि मुझे सभी बेटों के बीच में बराबर बांटना है या न्याय करना है। तो सबसे बेहतर तरीका है, मतलब कोई भी न्याय करने जाएगा एक आम इंसान तो कैसे करेगा? वो पहले पता करेगा कितनी ज़मीन है, कितने बेटे हैं, उनको डिवाइड करेगा, फिर पहले तो पता करेगा ना किसके पास कितना है। अगर उसको पता ही नहीं होगा कि किस में कितना आएगा तो कैसे कर पाएगा? तो कास्ट सेंसस या कोई भी सेंसस जो होती है वो इसलिए होती है ताकि जो भी प्रॉब्लम है उनको डायग्नोसिस हम कर पाएँ। जब भी हम किसी बीमारी के लिए जाते हैं तो ये इलाज करने के लिए होता है ना कि भाई रिपोर्ट चेक करते हैं कि ब्लड में क्या है। तो ये एक रिपोर्ट की तरह है। जिन लोग को ऑलरेडी डर लगा हुआ है या तो उनको पता है कि रिपोर्ट में क्या आने वाला है, जो लोग आरक्षण का विरोध भी करते हैं, जो लोग इसके समर्थन में हैं, दोनों लोगों को कास्ट सेंसस का समर्थन करना चाहिए। अगर आप विरोध कर रहे हैं, आपका तर्क है कि चलो जो आरक्षण जिस पर्पज़ के लिए दिया गया था पूरा हो गया, वो कैसे पता लगेगा? वो भी तभी पता लगेगा जब आप डायग्नोसिस करेंगे। जो लोग समर्थन कर रहे हैं कि आरक्षण होना चाहिए, उनको भी करना है ताकि पता लगे कि किनको किनको लाभ मिला है, कितना नहीं हुआ है। तो दोनों केसेस में कास्ट सेंसस, मुझे लगता है कि जब संविधान सभा बैठी हुई थी तो वहाँ पे 1-2 आर्टिकल ऐसे थे जिनके ऊपर डिबेट नहीं हुआ जब लागू हो रहे थे। उनमें से एक आर्टिकल था आर्टिकल 326, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाला है, सार्वभौमिक मताधिकार वाला है, कि हमारे संविधान निर्माता एकदम क्लियर थे कि हमें ऐसा संविधान बनाना है जहाँ सबके पास वोटिंग राइट हो, सब नागरिक हों। तो मैं चाहता हूँ कि कास्ट सेंसस भी वैसा ही एक यूनानिमस बनना चाहिए कि हमारा देश जो है वो न्यायप्रिय देश के रूप में जाना चाहिए। जब दुनिया में ब्लैक लाइव्स मूवमेंट होता है, हम सब खड़े होकर कि हाँ वो है, यहाँ पे एक न्याय का मुद्दा है। हम क्या एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहाँ सबकी भागीदारी होगी, जहाँ संविधान एकदम प्रायोरिटी पे होगा। तो कास्ट सेंसस से वो जानकारी हासिल की जाएगी और उस जानकारी के माध्यम से पता लगेगा कि दिक्कत कहाँ पे। अगर इस देश में ज़मीन का बंटवारा जाति के आधार पे है, शादियाँ जात के आधार पे हो रही हैं, और सर जैसे कह रहे हैं कि यूपीएससी में नंबर भी इंटरव्यू में जाति के आधार पे मिलते हैं, अलग अलग एविडेंसेस हैं, यूपी की भर्ती की बात करो, तो जब इतने काम जाति के आधार पे हो रहे हैं तो सरकार पॉलिसी मेकिंग के लिए जाति जनगणना क्यों नहीं कर सकती? तो मेरा है कि ऐसी जो भी स्कीम्स होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, उनको एक सही नीयत से देखा जाना चाहिए कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पॉलिटिकल चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन ये देश की बात है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात नहीं है कि हम अपने देश को 30 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं। वैसी जगह जहाँ पे एक तबका हमेशा ये महसूस करे कि सामने वाले ने मेरा शोषण करा है, या वैसी जगह जहाँ मैं बगल वाले को एक भाई की तरह देख पाऊँ। तो ये देश बना इसलिए है क्योंकि बंधुत्व है, फ्रेटर्निटी है। तो फ्रेटर्निटी तभी आएगी जब सामने वाला मुझे लगेगा यार ये तो न्यायप्रिय इंसान है। अगर मुझे लगेगा कि सामने वाले ने मेरे साथ बेईमानी करी है तो कभी मैं महसूस नहीं। आम इंसान में आप देखो कि अगर आपके भाई ने आपसे बेईमानी करी, क्या भाई जैसे महसूस करेंगे? और भाई ने बेईमानी करी है कि नहीं करी है वो पता तभी लगेगा जब ज़मीन का आएगा कि भाई आपके पास 8 बीघे है, मेरे पास 2 बीघे।
तो उस तरह से हमें देखना चाहिए कि संविधान के नज़रिए से देखना चाहिए और एक पॉलिसी मेकिंग के नज़रिए से देखना चाहिए। पॉलिटिकल डोमेन में हम कर सकते हैं, लेकिन ये मुद्दा देश का है, सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं। हाँ, तो जो संदीप आप बात कर रहे हैं, यही प्रोफेसर साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन बेटे हैं, मतलब 4 बेटे हैं जिनमें 10 बीघे ज़मीन है, बराबर का हिस्सा बंटना चाहिए। कौन सा बेटा है जो 8 बीघे लेके बैठ गया है, उसको आप थोड़ा बताएं इसके बारे में। जी, ये बहुत ही व्यापक सवाल है। और देखिए, जाति जो है ना, इस समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है। और जाति जो है एक्चुअली उसकी जो एक तरह से अभी इस देश में जो था वो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की बातचीत की जाती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। वैसे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किताब लिखी हु वेर द शूद्रास, और उस किताब को पढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जो जाति की उत्पत्ति की बात होती है, जब वर्ण और जाति की बात शुरू होती है, तो उस किताब में रेफरेंस आता वो देते हैं। उन्होंने बहुत दुनिया उनको जानती है कि वो रिफॉर्मर थे, बहुत बड़े विचारक थे, लेकिन वो बहुत बड़े शोधकर्ता थे। उन्होंने खूब शोध किया है, खूब पढ़ा है, लिखा है। और उस किताब में उन्होंने लिखा है कि बेसिकली एक्चुअली ये जो मनुस्मृति, जिसको मनुस्मृति या फिर वेदों से जिसको जोड़ा जाता है, जाति के उत्पत्ति को, वर्ण की उत्पत्ति को, जो मनुस्मृति का पुरुष सूक्त का 10वें अध्याय का 90वां श्लोक है, जिसमें वो एक श्लोक है जहाँ पे इसकी ओरिजिन मानी जाती है वर्ण व्यवस्था की। तो जी ऋग्वेद का, क्षमा करिएगा, उसमें वो बताते हैं साफ साफ कि बेसिकली वो इंटरपोलेशन है, उसको बाद में जोड़ा गया था। और इसलिए जोड़ा गया ताकि जस्टिफाई किया जा सके वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को। वैसे मनुस्मृति को लिखा ऐसे बताया जाता है कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी के बीच में कभी लिखा गया है। और उससे पहले जब वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण और जाति में यही अंतर है कि वर्ण गुण और कर्म के आधार पर, वर्ण में आज़ादी थी कि आप अपना वर्ण चेंज कर सकते थे, लेकिन जाति उसको सॉलिडिफाई करती है। वो वहाँ पे आपको विकल्प नहीं देती है कि आप मूव कर पाएँ। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस जाति व्यवस्था को एक चौमंजिला इमारत की तरह मानते थे और कहते थे कि वहाँ कोई सीढ़ी नहीं है। जब एक जगह आप हैं तो ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे आ सकते हैं। आप बहुत संवेदनशील अहिर या गुजर हों या गडेरिया हों, आप एक दलित कभी नहीं हो पाएंगे। वो समाज आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसी तरह से आप एक बहुत अच्छे और विद्वान दलित हों, लेकिन आपको ऊपर का समाज जो है, हायरार्की का काम ही यही है, बांटना, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली जो आपका सवाल था, उसका आधार यही है कि जो लोग उस वर्ण व्यवस्था में ऊपर हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा मामला प्रिविलेज का है। और प्रिविलेज जब आप एक बार खो देंगे तो उनको डर है कि हमको जो ये सब कुछ मिला हुआ है ऑटोमेटिक। अब देखिए ना कि भारत, जैसा कि हमारे सीनियर जो साथी हैं वो कह रहे थे कि पूरा जो संरचना है भारत की, अब देखिए डेमोक्रेसी जो है उसके 3 पिलर्स हैं। विधायिका है, कार्यपालिका और जुडिशरी है, न्यायपालिका है। एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। अभी एग्जीक्यूटिव में ले लीजिए, प्रधानमंत्री के कार्यालय में कुछ साल पहले तक एक भी ओबीसी ऑफिसर नहीं था, अभी 2-3 हैं। आप न्यायपालिका ले लीजिए, 2014 से पहले भारत की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 500 जज हुए, उसमें 5 ओबीसी थे, 5 दलित थे, 12 मुसलमान थे जिसमें अपर कास्ट मुस्लिम थे, उसके बाद सारे अपर कास्ट थे। तो इस तरह की जुडिशरी का भी कितना मतलब है? और क्यों नहीं है उसमें इतनी बड़ी आबादी जो 90% है इस देश में, वो क्यों नहीं है? मैं 90 को अगर 99 कहूँ तो आप ना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस देश के पास डेटा नहीं है। इस देश के पास डेटा नहीं है जी। तो समझ रहे मेरी बात को? यहाँ हर कोई, अभी मैंने देखा कि एक्स पर कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया कि अपर कास्ट लोग जो हैं वो 30% है, अभी 40% तक आ गए हैं। हर कोई अपने को बढ़ा के कह रहा है। मामला ये है कि जाति जो है ना, वो एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है जो बिना प्रीमियम के रिटर्न देती है। अगर आप एक मजबूत जाति से आते हैं तो आपके लिए वो एक हथियार की तरह काम करती है, लेकिन आप अगर कमज़ोर जाति से आते हैं तो आपके लिए वो शोषण के टूल के रूप में काम करती है। एक भंगी के लिए, एक लोअर कास्ट पर्सन के लिए, या इवन कमज़ोर जो जातियां हैं वो, उनके लिए वो नेटवर्किंग एक अभिशाप हो जाती है। मजबूत जातियों के लिए उनके जो माने धार्मिक चिन्ह है वही काम कर जाते हैं, उनको बोलना भी नहीं, मुंह भी नहीं खोलना है, और वो कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट होकर उससे फ़ायदे लेते हैं। अब आप देखिए कि जो भारत का प्राइवेट सेक्टर है उसमें कौन नौकरी पाता है? आप अच्छे क्वालिफाइड हों, लेकिन वहाँ पूरा का पूरा एक नेटवर्किंग काम करती है। जाति समाज का कैंसर है। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और उन्होंने ही नहीं कहा, जितने भी भारत के सुधारक रहे, 1161 में बसवन्ना हुए, वो ब्राह्मण थे, और उन्होंने कहा
कि भाई इसको ख़त्म करो, नहीं तो ये तो बहुत बड़ी कोड़ की तरह है। उन्होंने एक ब्राह्मण लड़के का दलित लड़की से शादी कराई और लिंगायत एक तरह से संप्रदाय की शुरुआत हुई। रैदास जो एक बहुत धनी चमार जाति के व्यक्ति थे, उन्होंने उस समय आइडेंटिफाई किया। उन्होंने कहा कि जाति जाति में जात है जो केतन के पात, रैदास मानुष ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। मानवता कभी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि मानवता का आधार प्रेम है, और प्रेम में अगर हायरार्की आएगी तो कभी प्रेम आएगा नहीं। इसीलिए कबीर ने भी कहा, जो हरि को जो पूजे हरि का होए। अब समस्या ये है, कबीर ने भी यही कहा कि तू जो ब्राह्मणी का जाया, आन बाट काहे नहीं आया। तो तुम बताओ मुझे कि कहाँ से आए हो तुम भी वहीं से आए हो। तुम स्त्रियों को शूद्र मानते हो, तो तुम कैसे श्रेष्ठ हुए? जब हर स्त्री शूद्र है, उसी की योनि से तुम पैदा हुए हो, तो श्रेष्ठ कैसे हुए? तो एक्चुअली ये जो दिक्कतें हैं ना, देखिए साफ साफ इसको समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ओबीसी के लोग अपने को कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, वो गलत नहीं है। एक्चुअली मनुस्मृति के लिखे जाने से पहले तक जाति जो थी, बेसिकली जो वर्ण था, वो उसमें आप मूव कर सकते थे। अगर आप पढ़ लिख रहे हैं तो ब्राह्मण है। ब्रह्म माने जो अल्टीमेट रियलिटी है, और जो इसको एक्सप्लोर कर रहा है, उसको खोजने की कोशिश कर रहा है, वो ब्राह्मण है। ब्रह्म माने अल्टीमेट रियलिटी। अल्टीमेट रियलिटी माने जिसे हम गॉड कहते हैं, एक ऐसी शक्ति कहते हैं। तो ब्रह्म से ब्राह्मण बना है। अब ये देखिए, जो वेदों की उत्पत्ति कहा जाता है, अब देखिए कई लोग कहते हैं कि नहीं, ओन करते हैं कि पुराण उपनिषद हमने लिखे तो तुम लोग हम ज्ञान, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली जब आप जानने की कोशिश करेंगे तो मनुस्मृति से पहले जो भी चिंतन करता था, चाहे वो किसी जाति धर्म का था, वो माने कुछ भी था, वो उसका काम चिंतन था। उससे ये सारे जो वेद हैं कलेक्टिव विजडम से, इसीलिए कहा जाता है कि वेदों की जो उत्पत्ति है वो श्रुति और स्मृति परंपरा से हुई है। एक्चुअली तो ये किसी ने लिखा नहीं है, उसको ऐसा कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट वेद व्यास ने कहा, जो पराशर ऋषि के बेटे थे, और सत्यवती एक मछुआरन थी, उनके बेटे थे। तो मेरा कुल मिला के अगर देखा जाए तो एक्चुअली ये था ही नहीं, जाति बनी है जन्म से। जब ये कॉन्सेप्ट आया तो ये शुरू हुआ। और जो अभी अपने को धनी कह रहे हैं कि हम मेरिट वाले हैं, अभी वीडियो वायरल हो रहा है प्रोफेसर सतीश देशपांडे का। उन्होंने साफ साफ बताया कि कैसे एक्चुअली ज़मीनों के मालिक बने। अच्छा, उसकी भी कहानी है। गुप्ता पीरियड तक एक सब कुछ नॉर्मल था। गुप्ता पीरियड के बाद जो आपके जो दान में ज़मीनें मिली ब्राह्मणों को, उससे वो ज़मीन वाले बने। राजपूतों का उदय उसी के आसपास है, 6वीं 7वीं। उससे पहले जो क्षत्रिय थे, एक्चुअली जितने भी राजा थे, उसको अभी आप वर्ण व्यवस्था में देखें वो सब ओबीसी थे। तो वो जो क्षत्रिय कहते हैं ये लोग अपने को, अगर गुर्जर क्षत्रिय कहते हैं तो गलत नहीं कहते हैं। असली इस देश के क्षत्रिय वही हैं। क्षत्रिय और राजपूत में अंतर है। तो ये अब राजपूतों ने माने एक तरह से गुलाम वंश के आने से पहले बहुत सारी अपने में लड़ाइयाँ लड़ी और जीती होंगी, लेकिन जब एक तरह से गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया और मुगल्स आए, एक भी लड़ाई तराई के द्वितीय युद्ध के बाद 1192 में लड़ा गया था। उसके बाद से कोई लड़ाई इन लोगों ने नहीं जीती भारत की आज़ादी तक। हाँ, तो मैं जी, मैं इस पे कहूँगा कि हो सकता है कि मैं सर से ऐतिहासिक बातों पे बहुत ज़्यादा यकीन ना करूँ। प्लेटो एक फ़िलासफ़र हुए हैं, ग्रीक फ़िलासफ़र हुए हैं, अरस्तु के गुरु हुए हैं। वो भी सिमिलर व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे 3 क्लासेस होंगी, किसी का आत्मा गोल्ड का है, किसी का वो है। मेरा है कि इस तरह का डिवीज़न इतिहास में क्या रहा है। इतिहास में बहुत सारी चीज़ें रही हैं। इतिहास में जाएंगे तो एक दौर था जब हम लोग के पास खेती नहीं हुआ करती थी, हम लोग जंगल में रहते थे, मारते थे, जानवर खाते थे। उससे मतलब नहीं, मुझे मतलब है 75 साल पहले जब जवाहरलाल नेहरू लाल किला की दीवार में चढ़ के एक भाषण देते हैं, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, वो क्या कहने की कोशिश करते हैं कि इस देश में रहने वाला हर इंसान आज नागरिक है। आज मुझे बड़ी समस्या इस बात से है कि इस देश में कुछ लोग खुद को नागरिक समझते हैं, बाकी को प्रजा समझते हैं। बराबरी से बड़ा कोई इमोशंस नहीं है। फ्रांस की 1789 की जो क्रांति हुई वो बराबरी के लिए है, अमेरिका की क्रांति हुई, रूस की क्रांति, जितनी दुनिया की क्रांति हैं बराबरी के लिए हुई हैं। भारत में जो आज़ादी है वो बराबरी के आधार पे है, इसीलिए बराबरी इतना बड़ा इमोशन है। संविधान के पार्ट 3 में देखिए आप 14, 15, 16 जितने भी हैं बराबरी के बारे में बातें करते हैं। तो मेरा है कि इतिहास अलग अलग लोग अलग तरह से देख सकते हैं, लेकिन जो 75 साल का इतिहास है उसको नकारा नहीं जा सकता। मेरा प्रश्न ये है कि आज जो मैंने कपड़ा पहना है, जो मैं माइक यूज कर रहा हूँ, जिस तरह के घर में आप हैं, आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो 1930 के आसपास की होगी। लेकिन एक जो बड़ा इशू है हमारे साथ कि अब भी हम 1931 के कास्ट सेंसस का यूज करके पॉलिसी बना रहे हैं।
हर 5 साल में आप देखेंगे गांव में जैसे कॉलोनी मिलती है तो चेक होता है ना कि कॉलोनी किसको मिली है किसको नहीं मिली है, वो हर साल चेक होती है, मिलने के पहले चेक होती है। लेकिन अभी भी आरक्षण जो एक अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी है उसका जो आधार है ओबीसी आरक्षण का, वो हम लोग 1931 के डेटा से कर रहे हैं। तो मेरा है कि जब आज बिग डेटा की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, जहाँ पर हम इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए लगते हैं एक सेंसस कराने में, ये सर्वे मामूली सर्वे नहीं होता है। एक देश में 140 करोड़ की आबादी का कराना बहुत बड़ा काम होता है। तो उसके बहुत सारे फायदे हैं, जहाँ पे पॉलिसी मेकिंग लेवल पे है, देश को बेहतर बनाने को लेके है। तो बहुत बार अगर आप इतिहास में नहीं भी जाना चाहते हैं, अगर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप जानना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरा है कि इस देश का हर इंसान वो नागरिक है, उसको बराबरी का हक है, उसके अपने अधिकार है और उन अधिकारों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी जायज़ है और इस तरह की जितनी भी नीतियाँ होती हैं वो जायज़ हैं। हाँ, तो मैं संदीप सर की बात पर पहले आ जाता हूँ। मैं भाटी सर से पूछना चाहूँगा कि वो कौन से लोग हैं जो कुछ लोग नागरिक समझ रहे हैं, जो इस देश के नागरिक हैं उनको प्रजा समझते हैं और अपने आप को राजा समझ रहे हैं। दूसरी बात जो संदीप कह रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि इस देश में जो न्यायप्रिय नहीं है, कुल मिलाकर ये कहना है कि न्यायप्रिय नहीं है। मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि जब जनगणना हो जाएगी, एक सवाल उसी से और जोड़ लेता हूं कि अभी संदीप सर ने एक ऐतिहासिक सवाल उठाया कि कुछ ओबीसी अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं। अखिलेश जी बोलते हैं कि हम लोग शूद्र हैं और आप भी बोलते हैं, उन्होंने नाम लेकर बोला कि जैसे गुज्जर यादव ये लोग जो अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, आप क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं? आपने 2 जातियों का नाम लिया, गुजर यादव। मेरा जहाँ तक अध्ययन है, अगर हम पौराणिक साहित्य पढ़ें और प्राचीन साहित्य को पढ़ें तो ये 2 ऐसी जातियाँ हैं जो सबसे प्राचीनतम जातियों में गिनी जाती हैं। इन जातियों का जिक्र महाभारत में भी आता है, उससे पहले भी आता है, और कभी इनके बड़े बड़े शासन रहे, बड़े साम्राज्य रहे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उसमें आप उन्हें क्षत्रिय मानना चाहें मानें, लेकिन बात तो अब से 2000 साल पहले या 3000 साल पहले की समस्याओं पे नहीं हो रही है। नहीं, बात तो आज की समस्याओं पे हो रही है जी। आज हम संसाधनों में, शिक्षा में, सत्ता में पिछड़े हुए हैं और आज हमारी स्थिति, अब जैसे गुजर का नाम आपने लिया, यादव की स्थिति थोड़ा बेहतर है राजनीति में गुजर से। जी। गुजर की स्थिति तो जो दलित भाई हैं हमारे या और भी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनसे भी बदतर है। गुजर तो राजनीति में शून्य है, तो इन्हें क्या कहेंगे? अभी ये क्षत्रिय मान के अपना आप को अहंकार में घूमते रहें, इन्हें अपना आप को अगर शूद्र नहीं मानेंगे ये, तो ये इनकी मूर्खता होगी। नंबर 1 बात। दूसरी, कई बार हम जो सामंतवादियों के, जातिवादियों के नैरेटिव में फंस जाते हैं अनजाने में। डॉक्टर संदीप जी ने अभी 2 शब्द प्रयोग किए, अपर कास्ट और लोअर कास्ट। मैं अक्सर ये कहता हूँ, और कई बार सवर्ण भी कहते हैं कि सवर्ण, और मैं हर जगह, मैं डिबेट में भी इस बात का, जब एंकर कह देता है तो मैं कहता हूँ सुनिए, ये असंवैधानिक शब्द है। हम किसी को अगर अपर कास्ट लोअर कास्ट नहीं कह सकते, किसी को सवर्ण और अवर्ण नहीं कह सकते। अब 4 ही कैटेगरी हैं भारत में संविधान के अनुसार। जनरल कैटेगरी है, एससी, ओबीसी और एसटी। तो इसके अलावा कोई ये जो उच्च जात नीचे, एक बार एक डिबेट में था मैं 2019 में, लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। तो उसमें लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र एक यादव भी मंत्री बनाए गए थे, एक जाटव भी थे और 4-5 और थे जो मतलब पीडीए से थे। तो उसमें एंकर भी शर्मा जी थे और एक पैनलिस्ट जो पत्रकार थे वो शर्मा जी बैठे थे। तो शर्मा जी ने कहा, जब उनसे पूछा उन्होंने पत्रकार महोदय से, क्या जी इस बार ये अच्छा किया है कि छोटी छोटी जातियों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। जी। तो जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा, भाई मैंने कहा ये तो गलत कह रहे हैं, छोटी छोटी जातियों के तो पहले ही ज़्यादा मंत्री थे, अब की बार बड़ी जातियों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। तो वो दोनों चौंके, बोले कि, मैंने कहा देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जाति है जाटव जो 11% है, दूसरे नंबर की जाति है यादव जो 9% है। तो इस बार इन बड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व मिला। मैंने कि 2.5%, 1.5% वाले तो पहले ही कई मंत्री थे, छोटी जातियां तो वो हैं जो 2.5% हैं, 1.5% हैं। तो सवाल ये भी है कि हमें जब समानता की बात करते समय, हमें जब हम किसी को ऊंची जाति कहेंगे तो इसका मतलब कोई नीची जाति भी है जी। जब हम किसी को सवर्ण कहेंगे तो इसका मतलब कोई अवर्ण भी है।
और ये जो आपने बाबा साहब की पुस्तक का जिक्र किया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि ये जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं ये इसको संरक्षण देते हैं। ये जो जाति व्यवस्था है और जातीय भेदभाव है और जातीय ऊंच नीच है, इसको धर्म के, और वो किताबें जो जिन्हें धर्म ग्रंथ कहते हैं, मैं तो उन्हें डंके की चोट पे फर्जी किताबें मानता हूँ। वो फर्जी किताबें हैं, फर्जी कहानियाँ हैं। इस चीज़ पे मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल बात बताता हूँ कि जब संविधान बन रहा था तो जब भी आप पार्ट 3 पढ़ेंगे जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बातें होती हैं, तो जो उसका सबसे पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 13। वो ये कहता है कि आज के पहले जितने भी लॉज, जितनी भी चीज़ें चल रही थी जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाएंगी, वो सारी खारिज हो जाएंगी। मुझे इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि पहले आप राजा की संतान थे, क्या संतान थे। 15 अगस्त 1947 के बाद या 26 जनवरी 1950 के बाद आप में और राजा में कोई फ़र्क नहीं है। और जो लोग आज के दौर में राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं उनको जाके बोल दो कि यहाँ प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, यहाँ राजा नहीं होता। यहाँ नागरिक होते हैं जिनके अधिकार होते हैं। तो आप लोग जब भी किसी से बिहेव करने की कोशिश करें, अपने अधिकारों को जानें। सबसे बड़ी विडंबना इस देश की क्या है कि इस देश का जो पढ़ने वाला है, जो आरक्षण का विरोध कर रहा है वो भी, और जो समर्थन कर रहा है वो भी, वो संविधान से बहुत दूर है। वो संविधान ऐसे लग रहा है। और मेरी ये डिमांड है कि नीट की तैयारी में भी और आईआईटी की तैयारी में भी संविधान के बहुत सारे प्रोविजंस कंपलसरी करने चाहिए, क्योंकि इस देश को अगर कोई बेहतर बना सकता है तो संविधान है। क्योंकि वहाँ जितने 399 लोग थे, जिन लोगों ने थे, वो महान लोग थे। और मुझे एक चीज़ और इस पे इतिहास में ये है, मुझे अपने परदादा के अलावा नाम पता नहीं है, वो क्या करते थे मुझे नहीं पता है। तो ये गौरव, ऐतिहासिक गौरव वाली जो बात है उसको सोचने की कोशिश करो। मैं आपसे आपके परदादा का नाम पूछूंगा, उनके ऊपर पूछूंगा, आप उनका इतिहास नहीं बता पाएंगे। हाँ, मैं संदीप रियलिटी की आप परदादा का नाम नहीं बता पा रहे हैं, उनका इतिहास नहीं बता पा रहे हैं, आपने लाइफ में क्या किया है वो नहीं बता पा रहे हैं, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, और आप 1000 साल पहले क्या हुआ करते थे। अगर इतना ही साइंस पे यकीन करते हैं तो आप जेनेटिकली इतना चीज़ है बायोलॉजिकल, गो एंड प्रूव इट, कि जाके लेके आओ और सरप्राइज करो। मतलब उस चीज़ में हम कहाँ जिएंगे कि हम क्या थे। रियलिटी ये है कि हम 250 ऐसे कुछ अपवाद भी होते हैं। मुझे अपनी 9 पीढ़ी के नाम याद हैं। ये वही मेरे नहीं, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, आधे मिनट में। हाँ। मेरे बाबा को, सगे बाबा को, हमारे को 1897 में फांसी कालाम बुलंदशहर पर लगी थी। वो क्रांतिकारी थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे। उनका नाम मजलिस था। उनके पिताजी का नाम बुगना था, ठीक है नहीं। मजलिस के जो बेटे थे भूरा थे, भूरा के बेटे भंता थे, भंता के बेटे धारा सिंह थे, धारा सिंह के बेटे रामकरण सिंह जो मेरे पिताजी हैं। उनका बेटा मैं हूँ राजकुमार, मेरा बेटा संदीप, उसका बेटा अवदान। 9 पीढ़ी हो गई ऊपर से नीचे एक्सेप्शन। मैं वही बोल रहा हूँ कि अब ये कितनी मेहनत लगी होगी आपको ये कलेक्ट करने में। जब हम इतिहास ही देखना चाहते हैं तो हम अपना इतिहास देखेंगे, और उससे ज़्यादा हमारे पूर्वज केवल यही नहीं है जो हमारे परिवार से जुड़े हैं। भगत सिंह भी मेरे पूर्वज हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी मेरे पूर्वज हैं, अंबेडकर जी भी मेरे पूर्वज हैं, सरदार पटेल भी मेरे पूर्वज हैं। तो उन्होंने जो मेहनत करके इतना बनाया है संविधान, इतना खूबसूरत मेहनत करी है, इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, उनके संविधान पे नज़र होनी चाहिए। मेरा कुछ भी है, आप अच्छे इंसान भी बन सकते हैं अगर आप संविधान को पढ़ते हैं। आप डीपीएसपी पढ़िए, उसकी फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, और संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो ये जितने भी डिबेट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा रौनक आ जाएगी। नहीं संदीप, मैं यही सर की बात अधूरी रह गई थी जो बात कर रहे थे। और टीवी डिबेट में एक बार इनसे इनके पूर्वजों का नाम पूछा गया था। उस मुझे याद आ गई वो घटना कि जब पूछा गया तो इन्होंने बता दिया। हाँ, सामने वाले को पता ही नहीं है अपने पूर्वज के बारे में। नहीं, मुझे भी नहीं पता। मतलब हाँ, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए। लेकिन पूछने, जैसे आप पूछ रहे हैं, एक आपका मकसद नहीं है, उनकी मानसिकता है कि आप 2 पीढ़ी के बाद अपने पीढ़ी को जानते ही नहीं हैं। वो आपको अनपढ़ और जाहिल समझते हैं कि आप कुछ भी जानते नहीं हैं, इसीलिए इस तरह का 1 नंबर वाला सवाल पूछते हैं। तो आपकी बात सर अधूरी रह गई थी, आप उसको ज़रूर पूरा करें कि जो वर्ण व्यवस्था है इस देश की। मैंने आपका पॉडकास्ट किया था तो बहुत सारे लोगों के बड़े शानदार, कुछ प्रोफेसरों ने भी व्यक्तिगत तौर पे मैसेज करके मुझे बोला कि ये तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो मैं राजकुमार भाटी सर आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ लोग आपको ज्ञानी नहीं समझते हैं। आप जब ट्वीट करते हैं तो आप लिख रहे हैं कि जनगणना होगा तो बहुत सारे समुदायों के साथ न्याय होगा, अगर जिन्होंने अन्याय का, जिनके ऊपर आरोप लगता है, वो भी उस आरोप से बरी हो जाएंगे कि भाई हमने अन्याय नहीं किया है, डेटा सबके सामने होगा। जब आप ये बात लिखते हैं तो कौन लोग हैं जो आके आपको गालियाँ लिखते हैं, आपको धमकी देते हैं कि देख लेंगे? तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट आते हैं, आप बताएं थोड़ा। नहीं, एक तो ये धारणा भारत में परोसी जाती है कि बुद्धि का काम ब्राह्मण का और शासन करने का क्षत्रिय का। जो बौद्धिक कार्य किए सब वो ब्राह्मणों ने किए और जो शासन किए वो क्षत्रियों ने किए। लेकिन जब हम यथास्थिति देखते हैं
आप इतिहास उठा के पढ़ें, पहला जो साम्राज्य था वो बिंबसार के नाम से, या नंद को मान लें आप, महानंद, वो पहले सम्राट माने जाते हैं। वो तो क्षत्रिय नहीं थे। फिर उनके बाद मौर्य काल आ जाता है, 6 पीढ़ी मौर्य की हुई, मैं उनसे लेके बिंबसार से लेके और फिर वृद्धरथ तक 6 पीढ़ियाँ हुई मौर्य, वो भी क्षत्रिय नहीं थे। फिर वृद्धरथ का तख्ता किसने पलटा? पुष्यमित्र ने, वो ब्राह्मण थे। लगभग 200 साल उनका शासन रहा ब्राह्मणों का। फिर ये गुप्त काल आ जाता है, वो गुप्त थे। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार और ये आ जाते हैं आपके, हाँ, उसके बाद थोड़ा सा समय जिसे राजपूत काल कहते हैं, उसमें कोई बड़ा शासक नहीं हुआ। 50-50 गांव, 100-100 गांव के शासक थे। ये मेवाड़ हो गया, ये जयपुर हो गया, ये आमेर हो गया, ये, और आपस में ही लड़ते रहे। फिर मुगल आ जाते हैं देश में, फिर अंग्रेज आ जाते हैं। तो क्षत्रियों का कोई बड़ा शासन, बड़ा साम्राज्य नहीं रहा, नंबर 1 बात। दूसरे, ब्राह्मणों ने कौन सा बौद्धिक कार्य इस देश में किया है? हम जो संसाधन आज उपयोग में ला रहे हैं, जो वैज्ञानिक उपकरण हम प्रयोग करते हैं, जिनसे हमारा जीवन आसान हुआ है या जिनसे हमें सुख मिले हैं, उनमें से कौन सा आविष्कार हमारे इन्होंने बुद्धि के ठेकेदारों ने किया है? ये माइक इन्होंने बनाया है, कि ये कैमरा इन्होंने बनाया है, कि एसी बनाया है, कि लाइट बनाई है, कि बिजली उत्पादन किया है, कि कोई दवाई बनाई है, किसी बीमारी का इलाज खोजा है। चेचक होती थी, लाखों लोग हर साल मर जाते थे। उसे कहते थे ये देवी है, इसकी पूजा करो। गोबर से पेंट खोजा है। कभी दवाई खोजने की कोशिश ही नहीं की कि इसकी वैक्सीन भी हो सकती है। वैक्सीन खोजी गई अमेरिका में। पोलियोग्रस्त बच्चे पैदा होते थे, क्या जी वो ग्रहण पड़ रहा था, ग्रहण में चारपाई पर लेट गई होगी। मूर्खता की बात है, काल्पनिक बात है। उसके भी वो वैक्सीन खोज दी गई, पोलियो भी दुनिया से ख़त्म हो गया। तो ये जो भ्रम बनाया गया है नहीं कि हम शासक हैं और हम वो हैं, बुद्धि के ठेकेदार हैं, पहली बात तो ये भ्रम गलत है। दूसरी बात, जो हम इस चक्कर में ना पड़ गए कौन क्या है, इतिहास में कौन क्या रहा, वर्तमान में जैसा आपने कहा, संदीप जी ने कहा, कि हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ हमारा संविधान है। हमें अपने संविधान के उस पर ही ध्यान देना चाहिए कि संविधान को कैसे पूरी तरह लागू किया जाए। और ये जो जाति जनगणना जहाँ से आपने शुरू किया था, वो बात बीच में थोड़ा सा हम ट्रैक चेंज कर गए। जाति जनगणना संविधान की व्यवस्था है। संविधान कहता है सामाजिक न्याय की बात, और जो न्याय के पक्ष में है, जाति से ऊपर उठ के, हमारी जातियों में, हमारे पीडीए में बहुत बौद्धिक गुलाम ऐसे हैं जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा, कह रहे जी तुम तो जातिवाद फैला रहे हो। और ब्राह्मण राजपूत में भी समझदार लोग, जो न्यायप्रिय लोग हैं, वो इसका समर्थन कर रहे हैं। ये बात भी हमें बोलनी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए, क्योंकि ये जातियों की लड़ाई नहीं है, ये न्याय की और अन्याय की लड़ाई है। तो जो न्याय के, और न्याय इसलिए ज़रूरी है कि देश को सशक्त बनाने के लिए जो पिछड़े और कमज़ोर वर्ग हैं उन्हें आगे लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देश की लड़ाई है, देश हित की लड़ाई है, देश को मजबूत करने की लड़ाई है, न्याय व्यवस्था की लड़ाई है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है। ये किसी के साथ बेईमानी करने की या जातिवाद बढ़ाने की लड़ाई नहीं है। तो मैं सर इसी से जुड़ा हुआ सवाल एक पूछ लेता हूँ, आपकी पार्टी से ही सवाल है कि सबसे बड़ी बात है कि इस देश में आप कह रहे हैं कि राजपूत भी न्यायप्रिय हैं। एक दलित सांसद ने संसद में एक बयान दे दिया, उनके ऊपर 2 बार हमले की कोशिश की गई, एक बार घर पर चढ़कर और एक बार सामने टायर फेंक कर किया गया, जिससे गाड़ियां अनियंत्रित हो गईं। आप ये कल्पना सर कर रहे हैं कि एक दलित सांसद इस देश में असुरक्षित है, असुरक्षित महसूस करवाया जा रहा है, तो आम दलित की क्या स्थिति होगी? अब किसी राजपूत ने अगर विरोध किया हो तो आप मुझे बताएं। नहीं, जो मैंने बोला उसे थोड़ा सा आपने घुमा दिया जी। मैंने ये नहीं बोला कि राजपूत भी न्यायप्रिय है। मैं कह रहा हूँ राजपूतों में भी कुछ लोग न्यायप्रिय हैं जी, और मेरी बिरादरी में भी कुछ लोग नालायक हैं। हाँ वो तो हर जी। मेरा ये स्पष्ट मत है, दृढ़ मत है मेरा, कोई जाति या कोई धर्म अच्छा बुरा नहीं होता, व्यक्ति अच्छे बुरे होते हैं, ठीक है नहीं। इसलिए हमें कभी किसी जाति से घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी धर्म से घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी जाति का विरोध नहीं करना चाहिए। जो ये लोग कर रहे हैं, जो रामजीलाल सुमन जी के साथ हुआ, वो एक मुट्ठी भर एक गुंडों का गिरोह है जिसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है। वो योगी आदित्यनाथ की निजी सेना है। योगी आदित्यनाथ ने 2 सेनाएं बना रखी हैं। जब उन्हें मुसलमानों को धमकी देनी होती है तो हिंदू युवा वाहिनी को आगे कर देते हैं, और जब उन्हें दलित और पिछड़े धमकाने होते हैं
तो करणी सेना को आगे कर देते हैं। नहीं तो इसके लिए पहली बात तो पूरे राजपूत समुदाय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जी दूसरे, चाहे कम संख्या में हो ज़्यादा संख्या में हो, हर समाज में अच्छे लोग होते हैं, न्यायप्रिय लोग होते हैं। जी नहीं, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि क्या दूसरी भी किसी जाति की सेना किसी दलित सांसद के घर पे हमला कर, अब तक तो मुझे ऐसी कोई घटना नहीं मिली कि लाखों लोग किसी के घर पे ये तो एक उदाहरण बहुत सीधा सीधा हमारे सामने है जी कि आगरा में एक यादव परिवार ने दलित बेटी के साथ बदतमीजी की, दलित दुल्हन की पिटाई की और उनकी शादी में विघ्न डाला। तो यादवों ने पंचायत करके उसका हुक्का पानी बंद कर दिया, उस पर दंड किया और उन्होंने कहा कि हम दलित बेटी के साथ हैं। जी तो ये एक समुदाय की न्यायिक भावना को दर्शाता है और ऐसे उदाहरण आगे भी पेश करने चाहिए। किसी समुदाय का, किसी जाति का कोई व्यक्ति अन्याय करता है, भेदभाव करता है, तो सबसे पहले आगे बढ़ के उसी जाति को उसका विरोध करना चाहिए। जी हाँ, ये आपकी इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि राजपूतों ने ऐसी पहल नहीं की। नहीं की तो उनकी छवि खराब हो रही है, उन्हें करनी चाहिए थी। जी जबकि मैं ये मानता हूँ, मैं अपनी बात बार बार दोहराऊंगा कि राजपूतों में भी अच्छे लोग हैं, उन अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए और इन खराब लोगों को विरोध करना चाहिए। बिल्कुल। मैं एक इसी सवाल, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर अगर जनगणना हुई इस देश में तो मेरिट का हनन हो जाएगा, तो आप मेरिट से क्या समझते हैं कि संदीप सिंह के पास मेरिट कम है, मेरे पास मेरिट कम है, आपके पास मेरिट कम है, या किसी पांडे जी या मिश्रा जी या तिवारी जी या उपाध्याय जी के पास ज़्यादा मेरिट है क्योंकि उनका मीडिया से लेकर यूनिवर्सिटी तक सब कब्जा है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि मतलब क्या, मतलब अंतर कोई है, मेरिट उनके पास ज़्यादा है या हमारे पास मेरिट कम है? परमिंदर जी, इस बारे में हमारा बहुत अनुभव है और बहुत अध्ययन है, हम चारों का ही। जी हम सबको पता है और हमारे जैसे और बहुत लोग हैं, लाखों लोग देश में हैं, कि जब ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है तो ये लोग मेरिट का सवाल उठाते हैं और ऐसे ऐसे सवाल उठाते हैं कि आरक्षित वर्ग के डॉक्टर से कौन इलाज कराना चाहेगा? जी भैया, आरक्षण एडमिशन में ही तो है, एग्जाम में आरक्षण थोड़ी है। वो तो पढ़ के एग्जाम दे के ही डॉक्टर बन के आएगा। तो ये बातें केवल इनकी जो अंदर की जो वो उसकी भावना है, घृणा है, उसके तहत कही जाती हैं। लेकिन जब आर्थिक मतलब डोनेशन से एडमिशन होते हैं उसी उसमें मेडिकल में, तब इन्हें मेरिट की चिंता नहीं होती। तब एक बार भी ये नहीं कहा कि डोनेशन से बने हुए डॉक्टर से कौन इलाज कराएगा, क्योंकि उसमें इनके लोग आते हैं। जब EWS आया तो किसी ने मेरिट का सवाल नहीं उठाया। EWS में ना कोई सर्वे हुआ, ना कोई आयोग बना, ना कोई रिपोर्ट आई, और जो सुप्रीम कोर्ट की 50% की सीमा थी वो भी लांघ दी गई, किसी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस नहीं लिया। और राज्यों में अगर कहीं ओबीसी के लिए ज़्यादा आरक्षण कर दिया जाता, बिहार में किया गया, कर्नाटक में किया गया, तो कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेते हैं। देखिए, एक बात हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए, मैं फिर एक बार रिपीट करते हुए इस बात को, कि हम पूरी जाति का विरोध नहीं कर रहे। उन जातियों में भी अच्छे लोग हैं, न्यायप्रिय लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर तबका इनका बेईमान है और शोषक है, और वही लोग, वो बेईमान और शोषक लोग ही न्यायालयों में बैठे हैं और सबसे ज़्यादा वो मीडिया में बैठे हैं। आज नैरेटिव बनाने का काम सबसे ज़्यादा मीडिया करता है। मीडिया में आप देखिए, आप फिल्म सिटी नोएडा में चले जाइए, सारे चैनल हैं वहाँ, आप सारे एंकर्स को एक लाइन में खड़े कर दीजिए, आपको पीडीए के 4 एंकर नहीं मिलेंगे। सारे एंकर 2 जातियों के ही मिलेंगे आपको, वही 2 जाति हैं। ठीक है। और वही लोग डिबेट करते हैं, अपने जो प्रोफेसर बुलाएंगे, एडवोकेट बुलाएंगे, वो भी उन्हीं वर्ग से बुला लेते हैं और वो एक तरफा नैरेटिव बनाते हैं। और हम बोलने का प्रयास भी हो तो हम इतना भी कोशिश करके बोल लेते हैं, वरना कोशिश तो इनकी ये रहती है कि हम बोल ही ना पाएँ। और ये ऐसे एंकर हैं, मैं यूपीसी कोचिंग में पढ़ाता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इनमें से टेस्ट लिया जाए तो इनसे इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इनमें से अगर 33% भी नंबर पा जाएंगे तो मैं चैलेंज की कर सकता हूँ, इनमें से 15% 20% होंगे जिन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज होगा। जर्नलिस्ट होने का मतलब है कि आप फैक्ट चेक कर पाएँ जो चीज़ें कही जा रही हैं। अभी मैं किसी पॉडकास्टर का देख रहा था, वो कास्ट सेंसस पे बोलने की कोशिश कर रहा था, और उस पॉडकास्टर का मैं इतना कह सकता हूँ कि टिकटॉक और रील अलग चीज़ है, जर्नलिज्म अलग चीज़ है। अगर तुम्हें रियल में कास्ट सेंसस या इस तरह की चीज़ों पर डिबेट करना है तो जहाँ चाहो जैसे चाहो डिबेट कर लो, लेकिन तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि संविधान में एक आर्टिकल है 340 करके, वो सीधे सीधे कहता है कि इस देश में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जानने के लिए सर्वे होना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि एक देश बेहतर तभी बनता है जो सबसे कमज़ोर वर्ग है उसका पता लगाया जा सके। एक थिंकर है जॉन रॉल्स, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की जब भी हम बात करते हैं, उनसे बड़ा कोई थिंकर नहीं है। उनकी एक किताब है थ्योरी ऑफ जस्टिस करके, उन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं कि न्याय का प्रिंसिपल क्या होना चाहिए।
तो कहते हैं जैसे सच जो होता है किसी भी समाज का पहला प्रिंसिपल होता है, वैसे ही जो न्याय होता है वो भी किसी पॉलिटिकल सोसाइटी का पहला प्रिंसिपल होना चाहिए। और वो क्राइटेरिया बताते हैं कि जब भी न्याय होगा तो न्याय हमेशा पहले तो सबको बराबर ट्रीट करो, जो कि होना चाहिए, सबको बराबरी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको बराबरी से हटना है तो बराबरी से तभी हटो जो सबसे कमज़ोर है उसकी मदद के लिए। मैं कह रहा हूँ कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक तो संविधान जाओ या तो माँ लोग के पास जाओ। माँ लोग अधिकतम उन बेटों के साथ या बच्चों के साथ रहना पसंद करती हैं जो सबसे कमज़ोर है। और वो पता कैसे करोगे? वो कॉन्स्टिट्यूशन से जाओगे, कास्ट सेंसस करोगे, उस तरह से करने की कोशिश करोगे। और 2 जजमेंट है, एक इंदिरा साहनी जजमेंट है 1993 का, दूसरा जजमेंट है नागराज जजमेंट 2006 का। दोनों जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक में जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसको वैलिडेट करता है, और जो इकोनॉमिक वाला लॉजिक है वो कैंसिल करता है कि इकोनॉमिक बेसिस नहीं है रिजर्वेशन का। जो लोग भी डिबेट करते हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करने की कोशिश करते हैं, रिजर्वेशन कभी भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं था और ना होना चाहिए। ये हिस्टोरिकल जो इनजस्टिस है उसको रिफॉर्म करने के लिए है। इंदिरा साहनी जजमेंट जाके पढ़ लेना। दूसरा 2006 का जो जजमेंट है नागराज जजमेंट, उसमें 3 कंडीशन बताती हैं कि पहली बात तो बैकवर्डनेस होनी चाहिए, दूसरा इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि जिस भी चीज़ में रिप्रेजेंटेशन कम है वहाँ पे नए लोगों को लाओ, उनका रिप्रेजेंटेशन कराओ। वो कैसे पता करोगे? जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि इस देश में मीडिया में कितने लोग हैं, मैं जाके चेक करूंगा तभी तो पता लगेगा। संदीप एक बात और मैं कह दूं, आपने जो अभी जिक्र किया, एक बात मैं आप एक संस्मरण सुना दूं कि 2022 के चुनाव के बाद आज तक पे डिबेट अंजना ओम कश्यप करा रही थी और वो आंकड़े दे रही थी। मैं उसमें शामिल था और सुधांशु त्रिवेदी थे बीजेपी से, तो वो आंकड़े बता रही थी बाकायदा, वो जो चुनावी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, एनालिसिस किया जाता है कि इस चुनाव में 71% मुस्लिम ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और 73% यादव ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और 78% ब्राह्मण ने बीजेपी को वोट दिया और 81% राजपूत ने ब्राह्मण को वोट दिया। तो जब वो बीजेपी को, सॉरी, तो मैंने कहा अंजना जी एक बात बताइए, आप 71 और 73 के आधार पर आप हमें एमवाई पार्टी कह देती हैं और 78 81 वालों को आप टीबी पार्टी क्यों नहीं कहती? तो कहने लगी टीबी पैर के ठाकुर ब्राह्मण पार्टी जी। तो ये नैरेटिव इस तरह के बनाए जाते हैं, मतलब वो एक तरफा वोट दे रहे हैं तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, इधर कोई वोट दे रहा तो उसे कहेंगे एमवाई पार्टी। जी नहीं, एक मैं बस पूछ लेता हूँ, जाने वाले हैं। जोड़ देता हूँ। हाँ, उसमें ऐसा है कि बहुत पहले किसी भी जजमेंट से बहुत पहले काका कालेलकर जब कमीशन की रिपोर्ट सबमिट हुई 53 और 55 में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 340 रिकमेंड किया था बैकवर्ड्स के लिए कि उससे आयोग बनेगा। वो बना और उसमें भी रिकमेंडेशन था। जब उसकी रिपोर्ट को, हालांकि रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन उसको डस्टबिन में जब डाला गया तो यही तर्क दिया गया कि आंकड़े नहीं हैं। और मंडल कमीशन ने भी रिकमेंड किया था कास्ट सेंसस, क्योंकि उसके पास बहुत, उसने मेथोडोलॉजिकल ढंग से काम किया था, 3 उसके इंडिकेटर्स थे, उस पर उसने काम किया था, नहीं तो ये लोग रिजेक्ट कर देते। 9 जजेस की बेंच थी इंदिरा साहनी वाले में, और बहुत उसमें संघर्ष हुआ। और उसकी जो रिपोर्ट थी इतनी साइंटिफिक थी कि उसी की वजह से वो लोग उसको रिजेक्ट नहीं कर पाए। वो लोग बस क्रीमी लेयर लगा के उन लोगों ने उसको छोड़ दिया ताकि ये अपंग टाइप का हो जाए, इनइफेक्टिव हो जाए। लेकिन रिकमेंड तो मंडल कमीशन ने भी 80 में ही कर दिया था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और ये शुरू से ही, क्योंकि बिना डेटा के, अब आप सोचिए कि आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और आपको मालूम ही ना हो कि कितने लोग आएंगे खाने के लिए, और आप पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। भाटी सर को जाना है तो मैं अंतिम सवाल पूछ लेता हूं सर से कि एक रिजर्वेशन लागू हुआ, आप कह रहे हैं बिना डेटा का, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, और अगर उसका कोई डेटा नहीं पब्लिक डोमेन में था। अभी चित्रा त्रिपाठी का 2018 का एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रही हैं कि 141% यादव आरक्षण खा गए हैं ओबीसी का और 232% पटेल खा गए हैं। तो ये डेटा चित्रा जी के पास कैसे आया, जबकि कोई जनगणना भी नहीं हुई है, किसी तरह का पब्लिक डोमेन में डेटा नहीं है? एक तो सर ये बताइए कि आपकी पार्टी क्यों नहीं विरोध करती है ईडब्ल्यूएस आरक्षण? नोट में चिप निकालने वाली है ना ये? हाँ, श्वेता सिंह नहीं, एक तो ये इनकी अवधारणा है, डेटा उनके पास कुछ नहीं है, उनके मानसिकता है, वो उस मानसिकता को उगल देते हैं क्योंकि उनके हाथ में माइक है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कोई टोकने वाला है नहीं, और अर्जी फर्जी आंकड़े अक्सर बोलते हैं ये एंकर जो। दूसरे, आपने ईडब्ल्यूएस का जिक्र किया, तो ईडब्ल्यूएस के पीछे मकसद क्या था भारतीय जनता पार्टी का लाने का, वो तो अब क्लियर हुआ है। ये ओबीसी से कम अंक पाने वाले जनरल कैटेगरी को नौकरी में नहीं घुसा पा रहे थे, अब ईडब्ल्यूएस के बहाने से ओबीसी से कम अंक पाने वालों को भी सेलेक्ट कर पा रहे हैं। कह देते हैं ये तो कोटे में आए हैं जी, और ये ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस है ही नहीं, इसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहना ही नहीं चाहिए,
क्योंकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में मुझे और आपको नहीं मिलेगा आरक्षण, मुझे हमें लाभ नहीं मिलेगा, चाहे हमारी आमदनी सबसे कम हो। वो कुछ जातियों के लिए है, तो उन जातियों को कोटा बढ़ाने के लिए ही इसे लाया गया, और ये सरासर बेईमानी है और ये गैर संवैधानिक है। और आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर ही, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन ही आरक्षण का आधार था। आर्थिक पिछड़ापन आरक्षण का आधार है ही नहीं। वो आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए आप दूसरी योजनाएं चलाइए। ये तो प्रतिनिधित्व का सवाल है, ये किसी को अमीर बनाने का सवाल है ही नहीं। तो ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण एकदम इलीगल है, गैर संवैधानिक है और अन्यायकारी है, भेदभावपूर्ण है और इनकी बेईमानी को बढ़ावा देने वाला है। माता पिता दोनों नौकरी करते हैं, ग्रुप ए की, दोनों 1 साल की छुट्टी ले लेते हैं, उनकी इनकम नीचे आ जाती है, ईडब्ल्यूएस में आ जाते हैं जी। बेटा जो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लेता है, सेलेक्ट हो जाता है जी। तो ये सब कुछ चल रहा है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो बेसिकली पूरे संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर कर रही हैं और उसको मतलब एक तरह से ये जो पोस्ट हैं उनकी लूट है और ये लूट रुकनी चाहिए, क्योंकि इससे सबसे बड़ा नुकसान जो है वो भारत के वंचित तबकों का है, जो ओबीसीज़ हैं, जो एससी हैं, जो एसटी हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट पे बात नहीं होती है और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि पंचर जोड़ने वाला तबका है। तो अब अगर पंचर जोड़ने वाला है तो आपने उनके लिए क्या किया जी। कैसे वो ऊपर आएंगे? क्या उनके बिना ऊपर उठे भारत ऊपर उठ जाएगा? ये सब वो सवाल हैं जिनको जानने की ज़रूरत है। मेरा संदीप आपसे सवाल था कि सर अभी कह रहे थे कि डब्ल्यूएस जो आरक्षण था वो इस देश में आ गया और उसका विरोध नहीं हुआ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी, दलित, पिछड़ा इतना न्यायप्रिय हो गया है कि एक आरक्षण 1990 में लागू हुआ तो लोग सड़कों पर अपने को जला लिए, कुछ लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, कुछ लड़कियां ऐसा पोस्टर लेके घूम रही थी कि उनको अब रिजर्वेशन लागू हो गया तो उनको हस्बैंड नहीं मिलेंगे। जेएनयू जैसी प्रोग्रेसिव जगह पे प्रोफेसर्स विरोध कर रहे थे। मतलब वो बातें मैं क्या ही बोलूं कि किन लोगों ने विरोध करा है उनका अगर इतिहास निकलना चाहिए। जिन लोगों ने ओबीसी आरक्षण का विरोध करा है उनका इतिहास पता करो और जाके नाम देखो, बहुत खतरनाक नाम मिलेंगे। तो मतलब बड़े बड़े नाम जो बहुत इंटेलेक्चुअल भी माने जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण है या कोई भी आरक्षण की व्यवस्था है, पहले आप कोई भी पॉलिसी लाते हैं तो क्लैरिटी होती है ना। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैं इस जगह पे इतने % देना चाहता हूँ, वो ग्राउंड क्या है। जैसे ओबीसी को 27% आरक्षण दिया है तो 1931 का जो सेंसस है उसके आधार पे दिया गया है। तो ये 10% का पॉपुलेशन वाला कहाँ से डेटा लिया है वो पहले क्लियर होना चाहिए। दूसरा कि इनको चलो आरक्षण मिला है, ईडब्ल्यूएस का चलो आरक्षण मैं मान लेता हूँ कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जाता है, उतना ग्रिल नहीं करते हैं, सारी चीज़ें नहीं होती हैं। मेरा है कि जो रिजर्वेशन ऑलरेडी ओबीसी का है वो तो सही तरीके से लागू हो। बहुत जगह मैं देखता हूँ कि ओबीसी की मेरिट अनरिजर्व से ज़्यादा कैसे जा सकती है। मतलब सिंपल लॉजिक है कि अगर है तो पहले जो टॉप के हैं उनको कोई भी इमटेरियल है, अनरिजर्व का मतलब है कि 50% के ऊपर जितने भी लोग हैं कहीं से भी हैं उनको उठाओ, उसके बाद जितने बचेंगे उसमें से छाटोगे। सिंपल लॉजिक है, लेकिन बहुत जगह यही लागू नहीं हो रहा है। और वो इंप्लीमेंट करने वाले कौन लोग हैं? जैसे मैं इसी पे बात करूँ कि जब कास्ट सेंसस का पहले मुद्दा आया होगा, अलग अलग सरकारें रही हैं, केवल एक सरकार नहीं थी, तो ज़्यादा संख्या इस देश में मानो चाहे ना मानो बहुजनों की है, ओबीसी, एसटी, एसटी की है, जो चाहते हैं कास्ट सेंसस हो। तो सरकार में कौन लोग थे कि 2011 में जब सेंसस कराई भी गई, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस हुआ, उसके बाद भी इसको रोक दिया गया कि ऐसा क्या है, ऐसा मतलब क्या इसमें चीज़ें हैं जो बाहर आने वाली हैं, उस पर ध्यान देने वाली बात है। नहीं, मैं इसी प्रोफेसर संदीप सर से पूछ लेता हूँ। सर, इस आंदोलन का जो नेतृत्व है, कास्ट सेंसस का जो नेतृत्व किया, वो ज़्यादातर ओबीसी लीडर्स और दलित लीडर उसमें थे, जिसमें रामविलास पासवान थे, शरद यादव थे और उसके बाद नेताजी थे, लालू जी थे, बहुत सारे लोग थे, फिर अखिलेश जी, तेजस्वी जी, सबका नाम आता है कि इन्होंने कास्ट सेंसस की लगातार मांग की है। मैं आपसे संदीप सर ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो कास्ट सेंसस होने वाला है, इसका क्रेडिट राहुल गांधी को मिल रहा है अकेले कि ये अगर कांग्रेस इस मुद्दे पर अगर नहीं आती तो शायद ये कास्ट सेंसस नहीं होता। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2011 में तो सब कुछ हुआ था, तो अगर कांग्रेस इतनी न्यायप्रिय थी, राहुल गांधी की ही पार्टी, तो वो डेटा क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में आया? हाँ, इसका एक लाइन में पहले तो ये मैं बता दूं कि अभी की जो बीजेपी है वो उसका बड़ा हिस्सा कांग्रेस ही है। हाँ। पहला तो ये हुआ। दूसरा ये है जो इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, सबसे पहले भारत में जातिगत जनगणना अंग्रेजों ने 1881 में जातिगत जनगणना एक्चुअली, हाँ, वो बेसिकली 1871-72 में उन्होंने जनगणना शुरू की। हाँ। वो ठीक नहीं हुई तो फिर 1881 में की। फिर उसके बाद वो लगातार करते रहे
किया 1941 तक। और उन्होंने 1901 में जो जातिगत जनगणना की उसमें करीब करीब 1600 जातियाँ थीं, ठीक ना। उसके बाद चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वार 1 सितंबर 1939 को शुरू हो गया, तो वो जो 41 का आंकड़ा था उसको रिलीज नहीं कर पाए। अब इसको आप ध्यान रखिए कि 1931 के आंकड़े से हमारा देश चल रहा है और 2031 आने वाला है। तो ये भारत की तरक्की का आलम है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये तो जो है सो है आंकड़े लेके चल रही है सरकार। अब उसमें ये है कि भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी से पहले बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, जैसे लैंड रिफॉर्म की बात चल रही थी। कांग्रेस ने अपने एजेंडे में इसको शामिल कर रखा था। अब उसमें क्या था कि कांग्रेस एक्चुअली अंग्रेज़ों ने प्रेसिडेंसी की व्यवस्था कर रखी थी और उस प्रेसिडेंसी में सरकार चुनी जाती थी। जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी का मैं एग्जांपल लूँ तो मद्रास प्रेसिडेंसी में जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी, राजा जी उसके प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन राजा जी को हराया जस्टिस पार्टी ने 1921 में। हराया इसी पे क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व नहीं था बहुजनों का, जो ओबीसी एससी एसटी थे उनका नहीं था। उन्होंने जस्टिस पार्टी इसीलिए बनाई 3 लोगों ने मिलकर, और उन्होंने चुनाव भी जीता, सरकार भी बनाई और वहाँ लागू भी किया इस सोशल जस्टिस के माने काम को। तो कुल मिला के 47 में जब ये सरकार बनी तो अब उसको बहुत होशियारी से लोग कह रहे हैं, इसको समझिए, क्योंकि इसको भी जानने की ज़रूरत है। जब हम पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं तो हमको याद रखना होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी का जजमेंट आया है कि हम माने सरकार का निर्णय आया कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, तो रवीश कुमार जो कि एक ब्राह्मण पत्रकार हैं, उनके थंबनेल पर खाली राहुल गांधी जी का फोटो है कि जातिगत मैंने राहुल गांधी की जीत हुई या कुछ थंबनेल था जिस पर खाली उनकी फ़ोटो है। कायदे से उस पर लालू प्रसाद यादव की, आरजेडी की, सपा की, डीएमके की, ये सब वो पार्टियां हैं जिनका सबका नाम रहना चाहिए था। तो ये सच को दिखाने का एक तरीका है, मेरी बात को समझिए। जो ये तथाकथित, अगर एक तरफ गोदी मीडिया है तो तथाकथित जो लिबरल मीडिया है वो भी दूसरे तरह से बायस्ड है। अब मैं उस पर आऊँगा, क्रमशः आऊँगा, उसके मैं आपको तथ्यों को देता हूँ, क्योंकि इसको आपके दर्शकों को जानने की ज़रूरत है कि जब काका कालेलकर कमीशन बना तो गोविंद वल्लभ पंत भारत के गृह मंत्री थे। उन्होंने 3 तर्क दिए। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट जो है, जबकि वो बहुत शानदार रिपोर्ट थी, उसमें 70% रिजर्वेशन महिलाओं को, सारी महिलाओं को, अपर कास्ट महिलाओं को भी रिकमेंडेड था। उसमें 40% ग्रुप बी सी की नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन या रिजर्वेशन था। ग्रुप ए में 25% था। साफ साफ उन्होंने, गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि हम पंचवर्षीय योजना लागू कर रहे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो जाएगा, रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। ये डेटा जो है ठीक से कलेक्ट नहीं किया गया साइंटिफिक ढंग से, इसलिए ये रिपोर्ट सही नहीं है। तीसरा, उन्होंने कहा कि इसको लागू करने से जातिवाद बढ़ेगा और दिक्कतें होंगी। तो ये उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और जो बीजेपी कह रही है उसमें पूरा झूठ भी नहीं है। वो डंप कर दिया गया, कूड़ेदान में डाल दिया गया, नहीं लागू हुआ। नुकसान किसका हुआ? जो ओबीसी की, कहा जाता है कि 30 साल की एक पीढ़ी होती है। अब आप सोचिए कि अगर ये लागू हुआ है केंद्र में रिजर्वेशन ओबीसी का 7 में, और वो लागू हो पाया ठीक से 9 में, तो आप किसका नुकसान हुआ है? 47 से 2009 किसका नुकसान हुआ है? कितनी पीढ़ियों का नुकसान हुआ है? किसने किया है? तो अब उसके बाद सोचिए, उसके बाद के कामराज कांग्रेस में एक बड़े लीडर थे जो ओबीसी थे, नाडर थे, लेकिन उनको प्रधानमंत्री वो नहीं बने, उनको ऑफर मिला था। फिर बहरहाल जो भी हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी, मंडल कमीशन बनता है, वो अपनी रिपोर्ट 2 साल में जमा कर देता है 31 दिसंबर 1980 को। लागू नहीं करने वाले लोग कौन थे? मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। नेपोलियन कहता था कि इतिहास हो चाहे मैथमेटिक्स हो, ये 2 सब्जेक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो आपकी पास्ट की जो गलतियाँ होती हैं उसका रिकॉर्ड होता है। मैथमेटिक्स आपके दिमाग को शार्प रखता है। तो अब क्या हुआ कि मंडल में रिकमेंडेशन, देखिए बहुत साइंटिफिक ढंग से मंडल को मालूम था कि अब याद रखिएगा, आज़ाद भारत में बहुत पहले ही रिजर्वेशन आ चुका था। साहू जी महाराज ने कोल्हापुर में, मैसूर के वड़ियार जिन्हें यादव राजा भी कहा जाता है, अरसू थे वो, उन्होंने 1925 में सर लेस्ली मिलर एक जज थे वहाँ के मैसूर के हाई कोर्ट के, उनके मैंने नेतृत्व में एक कमीशन बनाया था। उन्होंने रिपोर्ट जमा की कि इस तरह से दिक्कतें होंगी, जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी तब तक उत्थान नहीं होगा। वहाँ पे कोल्हापुर, मैसूर और तमिलनाडु, अब आज देखिए भारत का सबसे विकसित इलाका है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो ये मंडल कमीशन लागू हुआ उसके बाद भी विरोध हुआ। विरोध में सरकारें कौन थीं? कौन विरोध कर रहा था? लगातार जातिगत जनगणना की मांग हो रही थी, इंदिरा गांधी ने उसको नकारा, वाजपेयी ने नकारा, ये तथ्य है। और उसके बाद जो आपका उसके बाद यूपीए 1 आया, उसमें भी टालते रहे। यूपीए 2 आया, आपने 5000 करोड़ खर्च किए,
और आपने सर्वे किया और कहा कि 8 करोड़ से ज़्यादा गलतियां, झूठ है ये सब, बहुत साइंटिफिक ढंग से हो सकता है। मैं कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहा हूँ, अगर गलतियां भी हैं तो एक मिनट दोस्त, तो मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि 11 तक तो आप सोए हुए थे। ठीक है, राहुल गांधी ने 2 साल से बहुत मेहनत किया, तेलंगाना में उन्होंने आंकड़े जारी करवाए हैं, लेकिन वहाँ के ओबीसी संगठनों का आरोप है कि ये आंकड़े भी फॉल्टी हैं, 54% ओबीसी नहीं है वहाँ। एनीवे, इसको भी एक तरफ रख दिया जाए। कर्नाटक का भी रिलीज नहीं हुआ, लेकिन हो चुका है। तो कुल मिला के कांग्रेस ने इस पे काम किया 2 साल से, राहुल गांधी ने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो एक व्यापक इतिहास है, उसमें जो पार्टियां हैं वो कौन है? आरजेडी ने 2023 में सक्सेसफुली कराया, और बिहार में कराया आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू उस समय शासन में थे। तो आरजेडी लगी हुई थी, सपा लगी हुई थी, डीएमके लगी हुई थी, जो दक्षिण की पार्टियां थीं। वो चाहती थी, वो जानती हैं कि बिना डेटा के कैसे हो सकता है। तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, 94 से 9वीं अनुसूची में शामिल है, और बिहार वाले रिजर्वेशन को आप 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करने देते हो, और इधर आप ईडब्ल्यूएस का रातों रात लगा देते हो, जिसमें 2 साल बाद सुनवाई होती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये हिपोक्रेसी, पाखंड और झूठ, और ये कहाँ से हो रहा है इसी का पता बताती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, जब आप किसी भी चीज़ को देखते हैं तो पूरा उसको टोटलिटी में देखने की ज़रूरत है। इसलिए हमको लगता है कि इसीलिए मुझे रवीश कुमार की पूरी ज़रूरत नहीं है हमारे तरफ अपने, मैंने हर, इसीलिए ओबीसी दलित का मसीहा बनने की उसको ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसीलिए कम्युनिटी के लोगों को जब तक जात जमात में नहीं बदलती है, तब तक ये उसके अपने लोगों के अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, और उस पर सवाल और बात करने की ज़रूरत है। जी। तो जैसे सर ने बोला कि रिप्रेजेंटेशन की बात, जब भी हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो एक पिटकिन करके एक राइटर है, 1971 के आसपास उनका वर्क है। तो 2 बातें करती हैं, एक डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन होता है और एक होता है सब्सटेंसिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब है कि मैं ओबीसी से हूँ और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दूसरा है कि मैं ओबीसी से हूँ और ओबीसी के इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जर्नी केवल यही नहीं है कि एक समाज प्रतिनिधित्व चाहता है, वो अपने इशूज को, बहुत सारे मैं ऐसे लीडर्स को देखता हूँ जो मेरी कास्ट से हैं लेकिन मेरी कास्ट के या ओबीसी के मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं। तो ये भी एक है कि जर्नी वहाँ तक है जहाँ पे जो सबसे कमज़ोर है, जो भी कमज़ोर है, अगर आपके विदिन भी आसपास मोहल्ले में भी आपके है, तो आपको न्याय प्रिय अगर बनना है, संविधान के हिसाब से चलना है, तो आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम कास्ट सेंसस की खासतौर पे बातें करें तो 1901 में जब पहली बार ये कास्ट सेंसस होती है, तो राइजली करके थे जो डायरेक्टर थे इसके, तो उन्होंने बड़ी गलती क्या करी, उन्होंने वर्ण व्यवस्था के आधार पर कास्ट सेंसस करने की कोशिश करी। तो हिरार्की बहुत दिमाग में आ गई कि यार हिरार्की में ऊपर है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम ऊपर पहुँच जाएँ, तो उसकी वजह से बहुत गड़बड़ हो गई थी। फिर 1931 की जो जनगणना है, तो उसको कराने वाले जो डायरेक्टर थे उनका नाम था जे.एल. हट्टन। उनकी एक किताब है 1963 की, कास्ट इन इंडिया करके, वो लोगों को पढ़नी चाहिए। और उसमें उन्होंने बहुत सही लॉजिक दिया है कि कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है। वो ऐसे है कि अगर किसी को कैंसर है तो क्या दवा बीमारी है या कैंसर बीमारी है, मतलब आपको है कि अगर वो दिक्कत है सोसाइटी में और ये कास्ट है, मतलब अगर कोई इंसान ये बोलता है कि इस देश में जाति नहीं है, जाति में भेदभाव नहीं होता, तो वो झूठ बोल रहा है। मतलब सबको पता है, एनसीआरबी के डेटा उठा लो, वो रियलिटी है। तो कास्ट सेंसस हो रही है, हमें ध्यान इस पे देना चाहिए कि कास्ट सेंसस के जो इम्पैक्ट होने वाले हैं वो कितने ईमानदारी से होंगे। जो लोग इसमें शामिल हैं, क्रेडिट लेने के लिए अलग अलग लोग ले सकते हैं, सबका हक है, सब देश है, सबका है। मेरा है कि ऐसा वो होना चाहिए कि जो हमारा गोल है न्याय की तरफ बढ़ना, सोशल जस्टिस की तरफ बढ़ना, चाहे वो रोहिणी कमीशन के माध्यम से है, सब कैटेगराइजेशन के माध्यम से है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन और न्याय की जो यात्रा है वो पूरी होनी चाहिए। और जितने भी महान नेता रहें, जितनी भी पार्टीज़ हैं, सब पॉलिटिकल चीज़ें उसमें करते रहें, लेकिन देश का यही है कि देश बेहतर तभी होगा जब जस्टिस होगा, जब इक्वलिटी होगी, जब फ्रेटर्निटी होगी, जब हर नागरिक जैसा फील कर पाएगा। ऐसे नहीं फील करेगा कि मैं इस देश का हिस्सा तो हूँ लेकिन शायद मैं किसी और से कम हिस्सा हूँ। नहीं, आप भी इस देश का उतना ही हिस्सा है जितना कोई और है। तो वो नागरिक वाली फीलिंग आएगी, वो सारी चीज़ें आएंगी, और वो एक अच्छी पॉलिसी तभी बन पाएगी जब इस तरह की बातें होंगी, जहाँ पे डेटा होगा आपके पास, वो सारी डेटा का यूज होगा, और फिर वो सारी चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। संदीप, आप ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना से न्याय होगा, और न्याय की अवधारणा को लेके आपने तमाम तर्क रखे। मेरा इसी से प्रोफेसर साहब से एक सवाल है कि मतलब ये मानसिकता कैसे किसी की बन सकती है इस देश में कि वो इस तरह सोचना शुरू कर दे कि ये चीज़ हो रही है तो उसके विरोध में। मैंने बहुत सारे ट्वीट्स लोगों के पढ़े हैं। कुछ लोगों ने ये बोला कि आज हमने खाना नहीं खाया, कुछ लोगों ने बोला कि आज मुझे नींद नहीं आई रात में, कुछ लोगों ने ये बोला कि नरेंद्र मोदी को मैं अनफॉलो कर रहा हूँ क्योंकि हम जो उम्मीद कर रहे थे भाजपा से वो हमारे साथ वैसा नहीं हुआ।
तो क्या जनगणना की घोषणा के बाद ही ऐसे लोग भी इस देश में रहते हैं जो ये चाहते हैं कि जनगणना ना हो, और वो ये भी चाहते हैं कि कोई न्याय ना हो? अगर वो न्याय होने लगेगा तो खाना नहीं खाएंगे। कुछ लोगों ने फ़ोटो शेयर करके बोला कि संबित पात्रा की एक फ़ोटो है, एक गरीब परिवार के घर में खा रहे हैं, और वो गरीब परिवार के 5 बच्चे वो थाली की तरफ देख रहे हैं और आदमी वो खा रहा है। तो कुछ लोगों ने बोला कि जो एक आदमी खा रहा है अकेले, हम चाहते हैं कि इन 5 बच्चों में बांटा जाए। आप क्या सोचते हैं सर? नहीं, देखिए, एक्चुअली कल्चर जो होता है ना, देखिए परमिंदर, ऐसा है कि समाज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो लंबे समय से शोषण कर रहा होता है ना, वो एक्चुअली वो बराबरी नहीं चाहता है। उसकी कंडीशनिंग, मेंटल कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है, सारी कैपिटल उसी के पास है। देखिए, चाहे वो कल्चरल कैपिटल हो, सोशल कैपिटल हो, चाहे कैपिटल हो, अब वो सोचता है ना कि देश में टैक्स सभी देते हैं। उसको लगता है कि बैंक से लोन लेके और मैं उद्योगपति हो गया हूँ तो सारे देश को अपने सर पे लेके मैं घूम रहा हूँ, उसको लगता है। और वो इतना ज़्यादा एक तरह से अन्याय में विश्वास करने लगा है कि वो किसी के लिए न्याय होते देख नहीं सकता। उनको इलाज की ज़रूरत है, बीमार लोग हैं, और उनको जो बेसिकली जो इलाज मिलेगा इसी तरह की चीज़ों से मिलेगा। अब जाति टूटेगी कैसे? जाति टूटेगी भी तभी जब लोग जिनको आप समझते नहीं हैं कि वो आपके बराबरी में खड़े हों, आपके बराबरी में खड़े हों। जब वो खड़े होंगे, और देश भी बेहतर तभी होगा क्योंकि वो बराबर होंगे, ऊपर आएंगे। कुछ लोगों के ऊपर रहने से थोड़ा ही कुछ होगा। तो ये जब सब बराबर होंगे, ऊपर होंगे, समता आएगी, इक्वालिटी की बात होगी, तभी बंधुत्व भी बढ़ेगा। नहीं तो फिर इंडिया के भीतर एक युद्ध चल रहा है। जो आपने बात कही ना, डेटा की बात, डेटा चित्रा त्रिपाठी झूठ बोल रही हैं। 14.27% यादवों के पास 7% ज़मीनें हैं, नौकरियां 1.5% हैं। और भारत, गालियां तो सबसे ज़्यादा काम क्रिस्टोफ जैफलो ने किया है। उनके ट्वीट पे चले जाइए, सबसे पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, साइंस में पढ़ाते हैं। अब उनको सबसे ज़्यादा गालियां लोग भारत में देते हैं। लोग लाइक लिखते हैं लगातार। वो उन्होंने अपने 2-3 दिन पहले जब कास्ट सेंसस की घोषणा हुई तो अपने एक ट्वीट को रीट्वीट किया, उस पर लगातार गाली दे रहे थे। एक ने लिखा मुझे कि तुम इसको बाप बना लो अपना। मैंने कहा कि भाई जो सच की बात कर रहा है उसको तो आपको सुनना पड़ेगा। तो देखिए, बेसिकली ये लोग अन्यायी लोग हैं। देखिए, भारत कहाँ है? कहीं ओलंपिक्स में है, खेल में है, पढ़ाई में है, एकदम सही कहा, किसी इनोवेशन में है, कुछ किया है। आप चीन को पकड़ लेंगे, 1990 तक चीन और भारत एक जगह थे। अब मैं आपको बताऊं कि चीन बहुत पीछे था। सोचिए, चीन के ऊपर एक तरह से जापान जैसे देश जिसकी आबादी अभी 12 करोड़ है, उसका कब्जा था। चीन धीरे धीरे बहुत सारी तमाम दिक्कतों से निकला। कल्चरल रिवोल्यूशन हुई माओ के नेतृत्व में। उसके बाद 90 के आसपास डेन जियाओपिंग ने तमाम तरह के रिफॉर्म किए, और भारत और चीन एक जगह खड़े थे 90 में। और भारत ने क्या किया, एक प्रोग्रेसिव स्टेप आया मंडल का, उसके खिलाफ वो भारत में जो तथाकथित रिग्रेसिव पॉलिटिक्स करने वाले लोग थे, मंडल ले आए। क्यों ले आए? कि कुछ लोग जो नीचे हैं, दूध बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ठेला खींच रहे हैं, रिक्शा खींच रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो हमारी बराबरी में ना आ जाए। तो इतना जब आप अमानवीय सोच के रहेंगे तो आपको माने इस तरह की तो चीज़ें झेलनी पड़ेगी, नींद नहीं आएगी। जब आप दूसरों के लिए सोचेंगे कि नर्क मिले तो आपको नींद नहीं आएगी, अंत में वो आपकी नींद को प्रभावित करेगा। और यही हुआ और यही होगा आगे। उनको और भी ज़्यादा नींद नहीं आएगी, कम उम्र में वो डायबिटिक हो जाएंगे, बीपी के पेशेंट हो जाएंगे। मैं किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये मानसिकता है। प्लेटो कहा करता था कि आप अपना शरीर नहीं जीते हैं, अपने विचार जीते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। प्लेटो को खाली पॉलिटिकल साइंस में नहीं पढ़ाया जाता है, मेडिकल साइंस में, लिटरेचर में, आर्ट्स में, सिनेमा में पढ़ाया जाता है। ऐसा दार्शनिक था जिसको किस सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाया जाता है, पहला चैप्टर उसी का होता है। हिंदी के आपकी वेस्टर्न थियरी में पढ़ाया जाता है प्लेटो का जो सिद्धांत है, जो साहित्य के प्रति है, तो सौंदर्य शास्त्र का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के ये जो लोग हैं ना, जो गाली दे रहे हैं, ये बीमार लोग हैं और ये निराश हो चुके हैं। इनको लगता है कि सब कुछ हमारे लिए है। इनको, ये अमेरिका को नहीं देखता है। अमेरिका देखिए 12-13% 13 से 14% वहाँ काले लोग हैं, अश्वेत। और अमेरिका ने 1861 में आइडेंटिफाई कर लिया कि ये समस्या है, ये स्लेवरी नहीं होनी चाहिए। एबॉलिश किया उसको अब्राहम लिंकन ने, गोरे आदमी ने। और सारे जो अश्वेत चिंतक थे, चाहे वो फ्रेडरिक डगलस हों, आप इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड से पढ़े होंगे, इंग्लिश का 11वीं का पहला चैप्टर था ब्रुकर टी वाशिंगटन का, माई स्ट्रगल विथ एडुकेशन। उस आदमी ने, वो काला
अश्वेत व्यक्ति, उसने जब वो गया स्कूल में एडमिशन लेने तो टीचर ने उससे झाड़ू लगवाया उस क्लासरूम में। उसने इस तरह से झाड़ा कि टीचर इतना इंप्रेस हो गया कि उसने उसको एडमिशन दे दिया, ब्रूकर टी वाशिंगटन को। और ब्रूकर टी वाशिंगटन ऐसा इंटेलेक्चुअल बना कि बाद में उसने एक इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय बनाया टस्कनी में। मेरा कहने का मतलब चाहे वो फ्रेडरिक डगलस हो, मेल्कम एक्स हो, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो, चाहे अमेरिका हो, ब्राज़ील हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, मलेशिया हो, कोई भी ऐसा देश जो अपने वंचित लोगों के लिए अफर्मेटिव एक्शन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी ना लाता हो, ना काम करता हो, ऐसा है ही नहीं। आपको लाना ही पड़ेगा, वो आपके ही मिट्टी के लोग हैं। वो लोग, अब देखिए ना, गृह युद्ध हुआ अमेरिका में, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, लगा कि 10 लाख लोग मरे, 1 मिलियन लोग मरे उस युद्ध में। अंत में उसमें सफलता मिली उत्तर अमेरिका को, स्लेवरी खत्म हुई, लेकिन एक गोरे आदमी ने अब्राहम लिंकन को मार दिया, जैसे नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा। उसकी कीमत चुकाई अब्राहम लिंकन ने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको याद करने की ज़रूरत है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, मुलायम सिंह यादव हों, चाहे वो शरद यादव हों, चाहे वो रामविलास पासवान हों, चाहे नीतीश कुमार का भी योगदान है, डीएमके के करुणानिधि का योगदान है, स्टालिन का योगदान है, और जो भी पार्टियां, चाहे पिनराई विजयन हो, सभी ने एक प्रोग्रेसिव स्टेप की बात की थी, इसकी बात की थी, उनको याद करने की ज़रूरत है। और ये सफलता का मामला है। हालांकि भारत बहुत पीछे है, जो काम आज से 70 साल पहले हो जाना चाहिए था, 47 में हो जाना चाहिए था, वो 2025 में हो रहा है। आप सोचिए कि आप कितने पीछे हैं। आप 3 करोड़ 4 करोड़ ट्रिलियन इकोनॉमी होने का, क्षमा करिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने का लक्ष्य रख लीजिए, लेकिन आप चीन की तरह कब होंगे? 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुका है, अमेरिका 25 ट्रिलियन की हो चुका है। तो आगे बढ़ने के लिए आपको ये जो अंतर विरोध हैं, सामाजिक विरोध हैं, ये सब कुछ खत्म करना होगा और मानवीय समाज के रूप में इवॉल्व होना होगा। जब तक आप एक ह्यूमन वर्ल्ड के ऑर्डर के रूप में इवॉल्व नहीं होते हैं, ये बीमारियां रहेंगी। ये बीमारियां हैं और उसी बीमारी से ये ग्रसित लोग हैं, उसी बीमारी से ये लोग पीड़ित लोग हैं। इनको कई तरह के इलाज की ज़रूरत है। एक मूवी है इनविक्टस, मतलब मुझे लगता है कि जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो सबसे बेहतरीन मॉडल है वो नेल्सन मंडेला का मॉडल है। 27 साल जेल में रहने के बाद भी जब वो बाहर निकलते हैं, तो जब वो जिस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर किसी के मन में घृणा है तो घृणा को घृणा से ख़त्म नहीं कर सकते। इनविक्टस मूवी, और उससे हम मोटिवेशन ले सकते हैं कि अंत में हम सब देश का हिस्सा हैं। होता क्या है कि बहुत बार इनर्सिया होती है कि जिस तरह से लोग रह रहे होते हैं उसी तरह से रहना चाहते हैं। मेरा कहना है कि हमें एक ऐसा सोसाइटी बनाना है जहाँ पे हम जब किसी इंसान को देखें तो इंसान के तौर पे देखें, जब हम किसी इंसान को देखें तो बराबरी के तौर पे देखें। एक मिनट यहाँ जोड़ देता हूँ, बहुत अच्छी बात है। अब आप देखिए, कई फिल्में हैं, 12 Years as a Slave, Mudbound, Django Unchained, अब टरंटिनो की फिल्म है, स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म है। फिल्म तो छोड़िए, बहुत पहले रैदास ने बेगमपुरा का कंसेप्ट दिया। एक ऐसी जगह बनाएंगे जो बिना गम की होगी। बिना गम का कहाँ हो सकता है? जहाँ खाली प्यार होगा। प्यार कैसे होगा? जब हायरार्की नहीं होगी, कास्ट नाम की बीमारी नहीं होगी। कास्ट एक बीमारी है, कास्ट एक कैंसर है सोसाइटी का। कास्ट नाम की बीमारी में तभी ना प्रेम होगा। अब आप अपने को ब्राह्मण मान के 24 घंटा सर ऊंचा करके घूमिए और किसी को नीचे समझिए, और ये हुआ है ऐसा, हम लोगों को बताया गया है, हम लोगों को बताया गया है। वो तो हम लोगों ने समझा कि नहीं, ये गलत है, जो हमारे साथ हो रहा हम दूसरे के साथ नहीं करेंगे। तो ये समझिए, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो ये बेसिकली इससे, अब देखिए कबीर का अमर देसवा, तुकाराम के साथ किस तरह का उत्पीड़न हुआ। पंढरपुर, अब वो शिवाजी महाराज जिसकी आप मूर्ति बनवाते हैं जिनकी, लेकिन आप तुकाराम को नहीं नाम लेते हैं। तुकाराम के गुरु, मैंने शिवाजी महाराज ने उनको अपना गुरु माना, और तुकाराम जी ने इसी हायरार्की पर सवाल उठाया। नामदेव ने उठाया, गुरु नानक देव ने उठाया। उन्होंने सरबत दा भला का नारा दिया। गुरु नानक देव 1469 में पैदा हुए। उन्होंने कहा कि सबका भला, जबकि वो खत्री थे, अपर कास्ट थे, वैसे थे, लेकिन इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने देखा कि जाति के आधार पर उत्पीड़न है। तुकाराम, कबीर का अमर देसवा। हम लोग को ऐसी दुनिया चाहिए जहां सभी बराबर हों, प्रेम हो, प्रेम उसकी नींव हो, तब जाके वो जो बिल्डिंग होगी वो समता की होगी। और लड़ाई समता बनाम असमता की है। नहीं, आप जो यही कह रहे हैं सर कि जो भक्ति काल है, जो हिंदी साहित्य जब हम लोग पढ़ते हैं तो भक्ति काल में जो भक्ति काल के कवि हैं वो समानता की बात करते हैं। जैसे रैदास ने बोला कि सबसे बड़ा जाति अपमाना, और यही जब गुरु ग्रंथ साहिब संकलित किया गया तो तुलसीदास के रामचरितमानस का पद नहीं रखे गए, उसमें ना दोहे रखे गए। हिंदी के सारे कवि उसमें आपको मिल जाएंगे, निर्गुण धारा के, कृष्ण कवि धारा के, या बहुत सारी धाराओं के जो कवि हैं सब मिल जाएंगे आपको, लेकिन तुलसीदास इसीलिए नहीं रखे गए। एक और बात बता दूं मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि अगर आपको किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को बहुत वाइज बनाना है तो आप उसको
गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा दीजिए या फिर उसकी बातें बता दीजिए, वो मानव हो जाएगा। वो अब जानबूझ के खराब हो जाए दूसरी बात है, लेकिन वो बिगड़ेगा नहीं। 40 गुरुओं की वाणी है, 40 गुरुओं की उसमें वाणी है। और आपने सही कहा, मानवीय संवेदना की बात करते हैं रामचरितमानस के तुलसीदास जी, लेकिन वो उनको वहीं पर जो समस्याएं हैं समाज की वो नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि वो देखना नहीं चाहते थे। तो वो इसलिए नहीं जोड़े गए हैं क्योंकि उनका जो चिंतन है वो पूरा नहीं है। मानवीय संवेदना एक जगह है, मानवीय जीवन का चिंतन एक जगह है, लेकिन समाज का भी चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि उन गुरुओं की वाणी में इंक्लूडेड है और इसमें वो नहीं है। और यही वो दिक्कतें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अच्छा, तमाम तरह की शूद्र गवार, ढोल पसुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, वहीं से निकला विवाद भी हुआ है। तो तुलसीदास जी ठीक है, वो अपने कवि हैं, ऐसे तमाम कवि हैं, लेकिन कवि तो वही है जो लिबरेशन की बात करे हर तरह से, चाहे वो आपके जीवन का हो या फिर आपके जीवन से तमाम तरह की विकृतियों का हो। और जब वो रास्ता दिखाए तो गुरु है। गु मने अंधकार, रू मने जो दूर करे, जो आपके जीवन से अंधकार दूर करे, जो आपके जीवन में तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं, जो सोचने का मने भ्रम है, उसको तोड़े और आपको रास्ता दिखाए। तो मुझे लगता है कि ये कास्ट सेंसस तो भारत के लिए बहुत देर से ही सही, लेकिन एक बहुजनों के लिए, एक मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए एक विक्ट्री है। लेकिन अब ये जिम्मेदारी मार्जिनलाइज सेक्शन की है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। यह ना सोचे कि हमारी लड़ाई कोई और लड़ लेगा। आपको थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप जो भी कर रहे हैं, डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे आईएएस ऑफिसर हों, चाहे आईपीएस हों, उद्योगपति हों, छोटे कर्मचारी हों, कुछ भी हों, आपको अपने लोगों को सपोर्ट करना होगा। इसको एक बड़ा आंदोलन बनाना होगा। आपके कार्यक्रम के माध्यम से ये उनसे अपील करता हूँ कि जब तक इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, वंचितों का उद्धार होने से रहा, क्योंकि उनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। दूसरा अगर लड़ने जाएगा तो उसमें पॉलिटिक्स भी होगी, उसमें मिसलीडिंग कैरेक्टर्स भी होंगे, मिसलीड भी करेंगे और आपके मूवमेंट को सैबोटेज भी करेंगे, माने एक तरह से ख़राब भी करेंगे। तो अब कम से कम इतना वर्ग तो आ गया पढ़ा लिखा ओबीसी एससी एसटी में कि जिसको कम से कम एकता बनाकर और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। संदीप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा यही है कि मेरा आइडिया है कि देखिए, कास्ट सेंसस एक पॉलिसी मेजर है जो न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाने के लिए है। तो बहुत बार हम लोग, जैसे होता है कि एक तबका मान लेते हैं कि बहुत समय तक अन्याय करता है, सारी चीज़ें करता है, लेकिन एक दूसरा तबका है जो निकल के आएगा कास्ट सेंसस से। हम एक ऐसा देश बनाते हैं, जैसे सर ने कहा, जो प्रेम पे आधारित है, जो बराबरी पे आधारित हो, न्याय पे आधारित हो, और ये बहुत खूबसूरत देश है। ये देश का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो है कि ब्रिटिश काल जब अपने पीक पे था, तब इस देश को आज़ाद कराया लोगों ने। और जो आज़ाद कराने वाले लोग थे, अगर उसमें केवल एक ही तबके के लोग होते तो आज़ाद नहीं होता। उसमें अलग अलग लोगों ने, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे पटेल जी की बात करें, बी आर अम्बेडकर की बात करें, नेहरू जी की बात करें, या जितने भी लोग थे उन्होंने योगदान दिया है। तो हमें अगर एज ए कंट्री ग्रो करना है तो हमें इनविक्टस वाली लाइन या प्रेम वाली लाइन लेनी पड़ेगी, जहाँ पे जब इंसान किसी से प्रेम करे तो उसे जाति ना देखना पड़े, जब इंसान आगे बढ़ रहा हो तो उसे जाति ना देखना पड़े। और मेरी अपील यही होगी कि हम सबको नागरिक बनना चाहिए। हम लोग प्रजा नहीं है, उस मेंटेलिटी से बाहर निकलो। इस देश में जो सबसे महत्वपूर्ण पद हैं वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हैं, जो एक हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है। हेड ऑफ गवर्नमेंट होने के बाद उनको बहुत बार जवाब देना पड़ता है, लेकिन वही जो व्यवस्था है वही व्यवस्था है। यहाँ पे राजा, वर्ण व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं नहीं है। कास्ट और ये सब चीज़ें इसलिए जीनी जा रही हैं क्योंकि एक बीमारी है कास्ट सिस्टम जो एग्जिस्ट करती है। उसका इलाज होने के लिए, जैसे कैंसर का इलाज करने के लिए आप पता करेंगे ना, एक्सरे या जो भी करते हैं कि भाई कहाँ है, पता लगे ब्लड कैंसर है, कुछ और इलाज हो रहा है, तो आपको पता करना पड़ेगा और उसका इलाज होगा। जो दवा है वो बीमारी नहीं है, जो बीमारी है वो बीमारी। आरक्षण एक दवा है, कास्ट सेंसस एक दवा है और उससे इलाज होगा। उससे सोचिए कि मेरे हाथ में कोई दिक्कत है और मैं इलाज कराने गया, पैर ठीक है, पैर कह रहा है ये फालतू की चीज़ है, मुझे तो काम है ही नहीं, लेकिन वास्तव में आप देखेंगे कि अगर मेरे हाथ का इलाज हो जाएगा तो मेरा पूरा बॉडी अच्छा हो जाएगा। तो पैर भले ही अभी सेल्फिश हो रहा हो कि यार क्यों मुझे रुके हुए हो, क्यों हॉस्पिटल में भर्ती करे हुए हो, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे तो ये पाँव के लिए भी फ़ायदा है कि हाथ ठीक हो। किसी दिन पाँव में कांटा लगेगा तो हाथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इस तरह से देखो कि आपको देश को बेहतर बनाना है। जो कमज़ोर से कमज़ोर इंसान है वो इंसान बाहर आएगा, उसको एक मौका मिलेगा। जिनके पास खेत नहीं है, जो केवल मजदूरी कर रहे हैं, उस तरह से कुछ व्यवस्थाएँ होंगी, लैंड रिफॉर्म होंगे, जो भी पॉलिसीज़ होती हैं। तो जहाँ पे आप अपने सामने आप ये सोचने की कोशिश करो एज ए ह्यूमन कि आप अपने घर में 50 रोटी रखे हुए हो, आपको 5 की ज़रूरत है, आप खाने की कोशिश कर रहे हो, और बगल में कोई इंसान बैठा हुआ है जिसके पास 1 रोटी नहीं है, 2 रोटी नहीं है, तो क्या एज ए ह्यूमन इस चीज़ को समझ पाओगे?
एक थिंकर हैं जिनकी किताब है एनिमल राइट्स और द लाइफ यू कैन सेव करके, थॉमस नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उनका बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट है कि आप बन ठन के आप ऑफिस जा रहे हैं और आप एक सामने तालाब में देखते हैं कि एक बच्चा खेल रहा है, आप एकदम सब कुछ कपड़े पहने हुए हैं, सब कुछ एकदम वेल मेंटेन है, तभी आप देखते हैं कि बच्चा तालाब में डूबने लग जाता है, तालाब बहुत गंदा है। क्या आप अपने कपड़े की फिक्र करेंगे या कूद के उस बच्चे को बचाएंगे? एज ए ह्यूमन सोचने की कोशिश करो, आप जाके उस बच्चे को बचाओगे। अगर आप उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हो तो वही चीज़ें लार्जर लेवल पे लागू करने की कोशिश करो। जो भी हो, आप कहीं भी बिलोंग करते हो, हमने तय नहीं करा मेरी जाति क्या होगी, या मैंने तय नहीं करा कि मेरा धर्म क्या होगा, ना मैंने अपना देश तय करा है। मैंने ये तय करा है या मेरी ये पहचान जो है, मैं एक ह्यूमन हूँ जो बाकियों को प्रेम से रह सकता हूँ। तो हम लोग को एक ऐसी चीज़ों में सोचना है, सही डायरेक्शन में जाना है, और इस तरह के स्टेप्स आते रहेंगे भी बहुत सारी। ये तो शुरुआत है। मैं ये भी बोल दूँ कि जब 1881 में पहली बार जनगणना हुई थी, उसके बाद 1905 आता है, मुस्लिम लीग आती है, उन्होंने रिलीजन के नाम पे डेटा कलेक्ट कर लिया था। उसके बाद भारत और पाकिस्तान बनते हैं। तो ये जो जातिगत जनगणना है, ये आने वाले भारत के 100 साल डिफाइन करने वाले हैं। जो लोग बहुत गाली दे रहे हैं, रो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ तो अंदाज़ा लग गया होगा कि कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं। तो ये जो इवेंट है, ये मामूली इवेंट नहीं है। इसमें जितने लोगों ने, जो सरकार है उसका भी योगदान है, जितनी भी पार्टीज़ हैं सबका योगदान है। अच्छा काम करने में पूरे देश का योगदान है, उसको लेना चाहिए और इसी डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। सर संदीप सर, एक बात बस पूछ लेता हूँ जोड़ के, आप जवाब फिर देना। एक चित्रा त्रिपाठी जी का एक फ़ोटो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक बांस का बना हुआ है, जिसे 4 लोग अपने कंधे पर उठाए हैं पानी में, और चित्रा जी उसके ऊपर बैठ के रिपोर्टिंग कर रही हैं। तो कुछ लोगों ने बोला कि ये पलट जाएगा, ये जो नीचे लोग उठाए हैं कंधे पर ये लोग ऊपर आ सकते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, ऑब्वियसली होगा ऐसा, क्योंकि वो जो लोग उनको ठेल रहे हैं, हाँ। उनसे ज़्यादा आईक्यू वाले लोग हैं, क्योंकि वो उनमें पावर भी है, उनमें बुद्धि भी है कि मैंने इसको किस गति से ठेलना है कि वो जो उस पर बैठा है डूबेगा नहीं। वो उतना, अगर उनको बैठा के बांस के पट्टे पे ठेल सकते हैं तो वो न्यूज़ चैनल में एंकर की भूमिका भी निभा सकते हैं। वो लोग मेरिट वाले लोग हैं, लेकिन इसी पॉलिटिक्स की वजह से वो लोग पानी में डूबे हुए हैं, चित्रा जी ऊपर माइक लेके बैठे हुए हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि चित्रा त्रिपाठी जैसे लोगों ने, आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में जो मैंने संविधान में जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं, जो 4-5 जातियाँ ही हैं, उनका जो शेयर है वो बढ़ गया भारत के धन में। वो 41 से 43% हो गया है। ये इधर भी 10 साल में हुआ है। और वो कहते हैं कि हम कास्ट सेंसस नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि सारे रिसोर्सेज पर उनका कब्जा है। अब आप देखिए, ओबीसी का रिजर्वेशन 27%। मैं वो बात भूल गया था बताना, बीपी मंडल ने इसलिए रेकमेंड किया कि बालाजी वर्सेस मैसूर स्टेट का जजमेंट था 62 का, उसमें साफ साफ कुछ लोग गए थे जो कोर्ट गए और कोर्ट ने उनको ये जजमेंट दिया कि भाई 50% की लिमिट होनी चाहिए। तो वो जानते थे, इसलिए उन्होंने 27% रिकमेंड किया। अब आप जान के आश्चर्यचकित होंगे कि 27% लगने के बावजूद भी ओबीसी का ग्रुप ए की नौकरियों में 16% रिप्रेजेंटेशन है, ग्रुप बी में 17% है, सी में 21 है और 22-23 है। कारण यह है कि जो पढ़ सकता है वो क्रीमी लेयर में है, जो नहीं पढ़ सकता है वो आ ही नहीं सकता है, वो आई नहीं, दिल्ली आ ही नहीं सकता। अब एजुकेशन सिस्टम को इतना तोड़ दिया गया है कि अब छोटी जगहों पर कोई क्वालिटी रही नहीं गई है। इतने कंप्लीटली सेंट्रली एसी स्कूल्स हैं कि उन बच्चों से और गांव का बच्चा compete करने की स्थिति में नहीं है। 1-2 एक्सेप्शन हो सकते हैं। नीट एग्जाम भी एक बड़ा, आप देखिए, नीट से जो पिछले साल जो नीट क्वालिफाई किए 2025 बैच से, आप उनसे इलाज नहीं करा सकते हैं। वो ऐसे लोग निकलेंगे कि आपको दायां पैर की जगह बायां पैर ऑपरेशन कर देंगे। कारण यह है कि 25 वाला जो बैच है उसमें लोग प्रदर्शन करके थक गए, लेकिन कहीं कुछ उनको न्याय नहीं मिला। एक स्कूल से, सेंटर से 1-2 बच्चे निकलते हैं, 7 टॉपर निकल गए एक स्कूल से। ये भी आश्चर्यजनक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन तबकों को जागना होगा, खास करके अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। और ये सब आपके जो तथाकथित ये डिजिटल मीडिया है, इससे होगा, इसलिए इसका रोल बड़ा है। और खास करके जो स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी के या फिर पावर के, इनफॉर्मली तो मीडिया भी एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, 4 पिलर्स मानते हैं उसको जोड़ के। मीडिया में ही कहाँ है आप? 90% नहीं है, एक अखबार तक नहीं है। दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान क्या कर रहे हैं? दैनिक भास्कर 2-4 प्रोग्रेसिव खबरें करते हैं, 95% कास्टिस्ट खबरें करते हैं। आपको ब्लैकआउट कर रहे हैं, वो एक तबके को दिखाया ही नहीं कि भारत में सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। वो ये नहीं बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट हो चुका है, नेशन हो चुका है, भारत 10 साल में उसको छू लेगा। लेकिन पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़, वो ये नहीं बता रहे हैं कि भारत की आबादी 145 करोड़ है। तो ये आप समझिए, एक विकराल बेरोजगारी का संकट खड़ा है, अव्यवस्था का संकट खड़ा है, तमाम तरह की दिक्कतें खड़ी हैं। और आप कर क्या रहे हो? हिंदू और मुसलमान। बस हम समाप्ति की तरफ हैं। बस एक सवाल और,
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो ये बात कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी संदीप बता रहे थे कि दुनिया में बहुत सारे मतलब 81% देशों में गणना होती है, लोगों को गिना जाता है कि इस देश में कौन लोग होते हैं, कौन लोग रहते हैं, क्या करते हैं। हमारे देश में इसलिए नहीं गिना जा रहा है, मुझे जो लगता है कि आपने अभी बात की तो सवाल मैं पूछ लेता हूँ। आपने बताया कि रवीश कुमार सिर्फ राहुल गांधी का चित्र अपने थंबनेल में लगा रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको क्रेडिट देना है किसी को, ठीक है। तो एक मैंने कविता बहुत पहले पढ़ी थी और उसका पैरोडी अभी चल रहा है। कविता में इस तरह पढ़ता था कि इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ उधर ही गधे हैं। और समझ रहे हैं, और वो कह रहा है कि उसमें कविता में कवि कह रहा है कि गधे हंस रहे हैं, आदमी रो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। तो कुछ लोगों ने लिखा कि इधर भी सवर्ण है, उधर भी सवर्ण है, जिधर देखता हूँ सवर्ण ही सवर्ण है। तो क्या मीडिया दो भागों में बट गया, एक गोदी मीडिया और एक मुख्य धारा का जो मीडिया, मतलब जो मुख्य धारा के विपक्ष में जो मीडिया है, जिसमें रवीश कुमार हैं, ध्रुव राठी हैं, तमाम लोग हैं, और अजीत अंजुम हैं, तमाम इस तरह के बहुत सारे, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं जिन्होंने 56 में 86 SDM चलाया था। आपको ऐसा नहीं लगता है कि मीडिया सिर्फ सवर्णों की मीडिया है? मैं जो कहना चाहता हूँ, आप भी वही कह रहे थे, ये कैसे बदलेगा अगर इधर भी रवीश कुमार ही न्याय दिला रहे हैं, जाति जनगणना रवीश कुमार ही कराएंगे और जाति जनगणना के खिलाफ चित्रा त्रिपाठी रहेंगी, एक पांडे जी और एक त्रिपाठी, कैसे मैं जाति पर रवीश जी के शक नहीं कर रहा हूँ कि मेहनती नहीं है, पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि बहुजन क्यों नहीं है इसमें। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा था कि कौन आपके लिए बोलेगा। देखिए, आपने जो सवाल किया कि पूरी दुनिया के देश जो हैं, अरे भाई आप अपना सामान गिनते हैं, आप अपने घर में किताबें गिनते हैं, कितनी किताबें रखी हैं आपने। लोग तो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो डूबने वाली कहानी बता रहे थे, ह्यूमन रिसोर्स से पूरा देश बनता है। आप कैसे उनको इग्नोर कर सकते हैं? सोचिए कैसा देश है ये, जहां लोगों को इग्नोर किया जाता हो। वो देश कभी बन सकता है? विश्व गुरु का नारा है और विश्व नर्क की तरफ का रास्ता आपने पकड़ रखा है, यही है मामला। और रही बात जो आपने कहा, मीडिया से ज़्यादा जातिवादी कोई नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर आपके लिए दूसरा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए, आप अपने लिए खुद बोलिए, क्योंकि यहाँ इतनी जो अभी ये शासन चल रहा है, जो अभी दुर्व्यवस्था है भारत की पिछले 10 सालों से, उसमें मीडिया का एक सबसे ज़्यादा बड़ा शेयर है। उसने जिस तरह से सच को झूठ और झूठ को सच में प्रोजेक्ट किया है, उसी की वजह से दुर्दशा इस देश की आगे और भयानक कीमत चुकाएंगे, और खास करके गरीब लोग चुकाएंगे। तो इसीलिए जो गरीब, वंचित, शोषित हैं, उनको अपनी आवाज़ खुद रखनी है, और उसमें अगर कोई ओबीसी है तो उस ओबीसी को अपना चैनल बनाना है, बातें रखनी है, उसको सुनना गलत है, आप काउंटर करिए, सवाल करिए, उससे पूछिए। लेकिन आपको देखिए, आपके रिप्रेजेंटेटिव पूरी तरह से अभिसार शर्मा, रवीश कुमार और जो भी आपने नाम लिया तमाम, वो नहीं हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, वो विपक्ष में इसलिए हैं क्योंकि विपक्ष में है इसलिए वो बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, लिमिटेशंस हैं, कन्वीनियंस, उनका लोकेशन है कास्ट का, और वो कास्ट से निकले नहीं हैं। वो उन्होंने ऐसा नहीं कि कास्ट को छोड़ दिया है, छोड़ दिया हो तो समझ में भी आता कि वो एकदम पूरी तरह से ह्यूमनिस्टिक हो चुके हैं, नहीं। तो वो जो लोकेशन है आपको प्रभावित करता है, उस लोकेशन से आपको बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। उसके लिए इंटरकास्ट मैरिज है, उसके लिए आपको पूरी तरह से जाति को छोड़ना है। इंटरकास्ट मैरिज कितनी होती है भारत में? 5%। और मीडिया में तो ओबीसीज के लोगों को ज़्यादा होने की ज़रूरत है, उनके डिजिटल चैनल्स की होने की ज़रूरत है, ब्रॉडकास्ट चैनल्स की। अखबार एक नहीं है, मालिक नहीं है एक अखबार का, पत्रिका भी नहीं है, पत्रिका कुछ नहीं है, आपके पास एक ऑर्डिनरी पत्रिका भी नहीं है। हाँ। तो आपको मैगजीन्स निकालनी है, पत्रिका निकालनी है, अखबार निकालना है, डिजिटल टीवीज, ब्रॉडकास्ट चैनल, ये सारा भविष्य पीढ़ी का है। जातिगत जनगणना से केवल क्षति गोदी मीडिया की नहीं है, तथाकथित सूडो प्रोग्रेसिव जर्नलिस्ट की भी है, जो अपनी जर्नलिज्म ऑफ कन्वीनियंस करते हैं, जो सुविधा की उनकी पत्रकारिता है उसको भी खतरा है, और वो जानते हैं, इसलिए वो आपको टुकड़ों टुकड़ों में देना चाहते हैं। मैं ये कहता हूं कि कुछ भी आपको टुकड़ों में नहीं लेना है, आपको अपना हिस्सा सामने खड़ा होकर पूरा मांगना है, संघर्ष करना है, आंदोलन करने हैं, मीडिया पर उसकी बातें करनी है, और मीडिया पर लगातार उसकी चर्चा करनी है। जी, मैं अंतिम सवाल पे आता हूं, पहले संदीप से पूछ लेता हूं। संदीप, 2-3 कारण बताएं कि जाति जनगणना के क्या फ़ायदे होंगे, ये अंतिम सवाल हमारा है, और उसके बाद संदीप सर से भी उस पर टिप्पणी चाहूँगा मैं। मेरा है कि कोई भी
देश है, जो अच्छी पॉलिसीज़ देश बनाएगा, और दुनिया के ज़्यादातर देश वेलफेयर स्टेट बनने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे न्यायपूर्ण व्यवस्था हो पाए। हमारा देश भी है जहाँ पे जो संविधान है वो वेलफेयर स्टेट बनाने की बातें करता है। हमारे पास बहुत फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 मेन हैं, एक पहले और हुआ करता था DPSP। तो मतलब हम एक बेहतर देश बनाने की परिकल्पना शुरू से थी। अब कास्ट सोचो कि इस देश की सबसे बड़ी वास्तविकता क्या है। कास्ट इस देश की सबसे बड़ी वास्तविकता है, उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। इसी वजह से आरक्षण की व्यवस्था की गई, हिस्टोरिकल इनजस्टिस की वजह से व्यवस्था की गई। मेरा सवाल यह है कि जो मैंने कपड़े पहने हैं, जो घर का मॉडल है, आप शादी करते हो, आप लेटेस्ट मॉडल लेते हो कि सबसे अच्छा लहंगा कौन चल रहा है, क्या चल, 1 साल पुराना भी नहीं चलेगा। लेकिन जब आप इस देश में 140 करोड़ की आबादी के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, जहाँ पे कास्ट के आधार पे ज़मीनें मिली हैं, जहाँ कास्ट के आधार पे शादियाँ होती हैं, जहाँ कास्ट के हिसाब से पंचायतें होती हैं, जहाँ कास्ट के हिसाब से मीडिया भी होते हैं, उस देश में आप 1931 की कास्ट सेंसस को लेकर नहीं चल सकते। हमारे संविधान का आर्टिकल 340 कहता है, या 7th शेड्यूल का 69 लिस्ट जो है यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर सेंसस का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आप जनगणना ही क्यों करते हैं? बहुत पैसा लगता है, बहुत मेहनत लगती है। जिसने जनगणना फॉर्म देखा होगा उसमें बहुत सारा डिटेल होता है। इस देश में चीतों की गिनती हो रही है, टॉयलेट्स की गिनती हो रही है, NSSO का जो सर्वे होता है उसमें ये गिना जाता है कि आप क्या खाना पसंद करते हैं, दाल खाते हैं, क्या खाते हैं, सब गिनती होती है। भेड़ बकरी गाय की भी। तो कास्ट की गिनती क्यों नहीं होनी चाहिए? कास्ट की गिनती सिर्फ ये नहीं कि जाति क्या है, ये भी गिना जाएगा कि किस जाति के पास कितनी ज़मीन है, किस जाति के लोग कितने व्यवसाय में हैं। तो एक ये डायग्नोसिस है कि आपको अगर पेट में लग रहा है तो आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे ना, पता लगे कि पेट में कुछ दिक्कत है, किडनी निकाल दे रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो आपको ये अल्ट्रासाउंड जैसे है, इसमें घबराने जैसी कोई ज़रूरत नहीं है। घबरा वही लोग रहे हैं जिनको ऑलरेडी पता है कि क्या हो सकता है, उन्होंने कुछ दबाया हुआ है। नॉर्मल कोई भी इंसान है, किसी भी कास्ट से है, किसी भी जाति से है, कोई भी नागरिक है, ये एक पॉलिसी मेजर है, उसको वैसे ही लेना चाहिए और एक अच्छी स्पिरिट में इस तरह के मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। अब इसी का एग्जांपल मैं लूँगा कि जब आर्टिकल 326 लागू हो रहा था तो वोटिंग का अधिकार सबको मिलने की व्यवस्था हुई। उसके पहले वोटिंग का अधिकार सबको नहीं था। तो जिन लोगों को पहले अधिकार था, क्या उनको नाराज़ हो जाना चाहिए था कि यार अब तो इन लोग को भी वोटिंग मिल जाएगा? नहीं होना चाहिए था ना। तो मैं कह रहा हूँ कि बड़ा दिल रखें जिनको भी लग रहा है, और जो बड़ा दिल रखेगा वो फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि अंत में लोकतंत्र में संख्या मैटर करती है। आगे चुनाव भी वही जीतने वाले हैं जो आज कास्ट सेंसस का सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आपके अंदर राजनीतिक समझ है तो होशियार हो जाओ। आज कास्ट सेंसस एक ऐसा मुद्दा है जहां पे सब लोग समर्थन में दिखना चाहते हैं, केवल कुछ तबकों को छोड़ दिया जाए। तो आपको एक रियलिटी ये भी आभास कर लेनी है, अगर आप राजनीति करना चाहते हो, तेज वाली राजनीति भी करना चाहते हो, तो ये पैराडाइम शिफ्ट है। ये भारत की जो व्यवस्था है उसमें मंडल कमीशन के बाद कोई जैसी घटना है जो सब कुछ बदलने वाली है। तो उस तरह से देखो, एक अच्छा देश बनाएंगे, एक समानता आधारित देश बनाने की ज़रूरत है, एक न्यायपूर्ण देश बनाने की ज़रूरत है, और उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। कास्ट सेंसस उसमें मदद करेगी और सभी लोगों को अच्छी नीयत की ज़रूरत है। इनविक्टस मैं बोलता हूँ, आप लोग को देखना चाहिए, सबको एक बड़ा दिल रह के एक बेहतरीन देश बनाते हैं। और जो सर ने बोला हुआ है कि प्यार वाला देश बनाते हैं, एक ऐसा देश बनाते हैं जहाँ कोई बच्चा अगर डूब रहा है, कोई तबका है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसको भी बाहर लाना है। अगर मुझे कोई युद्ध लड़ने जाना है, अपने देश को बेहतर बनाना है, तो मैं हर इंसान को औजार देने की कोशिश करूँगा ना कि तुम भी लड़ो। तो हर इंसान को औजार कैसे देंगे? पता ही नहीं है कि किसी के पास तो 4 बंदूक है, किसी के पास एक ही नहीं है। तो सिर्फ बंदूक की बात नहीं, पढ़ाई एक मीडियम हो सकता है। पढ़ाई पढ़ो, लड़ाइयाँ लड़ो और अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ो। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मतलब ही यही है कि आप अपने लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। उस चीज़ को दिमाग में रखो, उसके बाद एक बेहतर देश बनाते हैं। नागरिक बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ों के लिए बात कीजिए और न्याय की तरफ बढ़ते हैं। तो यही मेरा आखिरी मैसेज हो। सर आपका कोई? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक्चुअली अब आप देखिए, सही कहा इन्होंने, संदीप ने, कि ये डायग्नोस्टिक्स है, पहला स्टेप है। जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या है, हम कुछ रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना का तो भरपूर समर्थन करना चाहिए लोगों को, और जो भी प्रोग्रेसिव लोग हैं इसका समर्थन करते हैं, चाहे वो किसी जाति, धर्म और संप्रदाय के हों। जातिगत जनगणना भारत के बदलाव का पहला कदम है, क्योंकि ज़्यादातर जो जातियाँ हैं वो इस तरह के माने मुश्किलों के दौर से गुजर रही हैं, अभिशप्त हैं। उनकी हिस्सेदारी नहीं है, ज़मीनें नहीं हैं, जैसे लैंड रिफॉर्म पे कोई काम नहीं हुआ और उनके पास ज़मीन नहीं है तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं, उद्योग नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है उसके आधार पर। अब सोचिए कि भारत 21वीं शताब्दी में है और अपने पैसे से भाड़े पर आप अपनी शादी में घोड़ी ले आते हैं और उस पर चढ़ नहीं पाते हैं, और आपको रोक दिया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। क्यों? केवल स्टेटस और जाति के दम में आपको रोका जा रहा है। आपको कुछ लोगों का सत्ता पे कब्जा है,
तो वो दूसरे कैंडिडेट के ऊपर जुर्माना लगवा देते हैं, क्योंकि सरकार उनकी है, 7 करोड़ 8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगवा देते हैं ताकि वो चुनाव न लड़ पाए, उस पर धाराएं लगवा देते हैं, 50 मुकदमे करवा देते हैं। ये सब वर्चस्व की राजनीति है। तो जो वर्चस्व की राजनीति है, जो गुंडागर्दी की राजनीति है, वो टूटेगी, वो खत्म होगी। अब देखिए 69,000 टीचर्स की भर्ती में उत्तर प्रदेश में उन बच्चों के साथ न्याय नहीं हुआ। 5 साल से उनकी जगह पर दूसरे लोग नौकरी कर रहे हैं और वो दर दर की ठोकरें इको पार्क में लाठियां खा रहे हैं। तो ये कितना अन्यायी समाज हमने बना दिया है। बातें राष्ट्रवाद की होती हैं, बातें देश निर्माण की होती हैं, और हकीकत में निर्माण अपनी जातियों के मजबूती का किया जाता है, मजबूती के लिए काम किया जाता है। तो ये देश जो है, बेसिकली हमारे साथी ने सही कहा कि देश जो है वो एक युद्ध सा चल रहा है। इसमें अघोषित युद्ध है, संविधान वर्सेस मनुस्मृति को मानने वालों के बीच में। लोग संविधान पे चोट करते हैं, जबकि संविधान जो है दुनिया के 16 देशों के का बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट है, एक बेहतरीन आइडिया है, जिससे वो हर आदमी को लिबरेट कर सकता है। तो संविधान को मुझे लगता है कि हर आदमी को अपने घर में रखना होगा, अपने दीवार पे पीछे रखना होगा। और ये जो संघर्ष है संविधान बनाम मनुस्मृति में, हर प्रगतिशील व्यक्ति को संविधान के साथ खड़ा रहना होगा और मानवतावाद के साथ खड़ा रहना होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना होगा। एडुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, तभी जाके मुक्ति का रास्ता खुलेगा। महात्मा फुले का रास्ता आपको आगे ले जाएगा। उनकी फिल्म को देखिए, उनके विचारों को जानिए। अगर किताबों को नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम महात्मा फुले, ईवी रामास्वामी पेरियार, नारायण गुरु, जिन्होंने कहा वन रिलीजन, वन कास्ट, वन नेशन, जिन्होंने एक एक चीज़ों की बात की। उन्होंने कहा कि मतलब बेसिकली आप मानव हो के लिबरेट हो सकते हैं। तो आप नारायण गुरु बनिए, बसवन्ना के विचारों को आगे बढ़ाइए। आप इस तरह के कबीर जैसे चिंतक को पढ़िए और उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करिए। ये मुक्ति के रास्ते हैं। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जातिगत जनगणना जो है वो मुक्ति का रास्ता है। जी, बहुत एक ये है कि संविधान लाइए, रखिए नहीं, रखिए तो साथ में पढ़िए भी, और क्योंकि वो इतना अच्छा डॉक्यूमेंट है, और सबसे अच्छा अगर आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनसे पढ़वाइए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट है जिसकी शपथ सब लेते हैं। इस देश में जितने लोग हैं ना, जब जाते हैं कि हम ये बनेंगे, शपथ संविधान की ही लेते हैं। उसी को प्रोटेक्ट करने की बातें भी होती हैं। उसी की वजह से हम यहाँ बैठे प्रोटेक्टेड हैं। नहीं, शायद किसी राजा को हमारी ये बातें पसंद नहीं आती तो हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते। ये अधिकार मुझे संविधान ने दिया है कि मैं ये बातें कह पाऊँ। आर्टिकल 19 की मैं बातें कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा डिटेल में जाननी है तो इस तरह के चैनल हम लोग बनाते भी हैं, जहाँ पर मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ। परमिंदर भी इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। संविधान पढ़िए, ज़्यादा बेहतरीन नागरिक बनिए, ज़्यादा बेहतर इंसान बनिए। मैं एक और संदीप इसी से पूछ लेता हूँ। किसी व्यक्ति ने मुझे भेजा है कि 5 किताबों के बारे में आप लोग बताएं। दोनों लोग 5-5 किताब बताएं जो पढ़नी चाहिए। देखिए, पहली किताब तो पढ़नी चाहिए आपको, भारत का संविधान जानना चाहिए। दूसरा एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़नी चाहिए। तीसरा हु वेर द शूद्रास, और महात्मा फुले की गुलामगिरी, और 5वीं तो मैं क्रिस्टोफ जैफरलो की साइलेंट रेवोल्यूशन रेकमेंड करूँगा। तो 5 हो गई ना जी, ठीक है। किताब बता दूं कि मूवीज़ बता दूं? नहीं, किताब किताब मैं बताऊंगा कि ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिए आप। बी आर अम्बेडकर जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ने की कोशिश कीजिए। और किताब उस तरह से, मतलब सोशल वाली की कैसे, कोई भी आपको जो पसंद हो। एक यूपीएससी की किताब है लक्ष्मीकांत, वो पढ़ लो, क्योंकि अगर संविधान नहीं पढ़ते तो उससे बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिल जाएंगी। वो सबके पास कॉमन होती है, वो भी पढ़ लेना चाहिए। और किताबों में हरिशंकर परसाई को आप पढ़ सकते हैं फ़नी तरीके से, क्योंकि बहुत बार सरकाज़म बहुत इम्पैक्ट करता है। मतलब आज के वक्त में हर चीज़ जो कॉमेडी में है वो ज़्यादा फैल जाती है, वो आप पढ़ सकते हैं। और एक किताब आप पढ़ सकते हैं चार्ल्स टेलर की, पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन करके है। एक और किताब मैं बताता हूँ, जो लोग मेरिट पे बहुत बात करते हैं, किसी दिन हम लोग किसी मेरिट पे पॉडकास्ट रखेंगे। माइकल सैंडल की एक किताब है मेरिट के ऊपर। माइकल सैंडल की एक किताब है मेरिट के ऊपर, वो पढ़ना है। चार्ल्स टेलर की एक किताब है पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन पे, वो पढ़ना है। जॉन रॉल्स की एक किताब है थ्योरी ऑफ जस्टिस, वो पढ़ना है। ये किताबें अगर आप मिलती हैं, इनका समरी भी मिल जाए आपको तो पढ़ना है। ये बहुत अच्छी किताबें होंगी आपके लिए। आप फिल्में मैं बता देता हूँ परमिंदर। दामुल, पार और सैराट जरूर देखिए। 2 अंग्रेजी की फिल्में हैं। आप 12 Years एज अ स्लेव और मडबाउंड जरूर देखिए। मौका मिले तो कू क्लक्स क्लान, और एक और फिल्म है, वो फिल्म है आपकी डैंगो अनचेन, उसको भी देखिए। आपकी मैंने देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा और सारी समझ क्लियर हो जाएगी।
और अगर मूवी आपको देखनी है तो पारंजीत एक डायरेक्टर हैं साउथ के, उनकी मूवीज़ जितनी भी मिले देख डालिए। वेट्रीमारन एक डायरेक्टर हैं तमिल के, उनकी जितनी मूवीज़ मिले देख डालिए। आपको मूवीज़ जो लगेंगी ना अलग लेवल की, दोनों डायरेक्टर का देखना। अगर आप वेस्टर्न में मूवी देखना चाहते हैं, इनविक्टस ज़रूर देखना, नेल्सन मंडेला की कहानी पे बेस एक कहानी है। और सिंडलर्स लिस्ट आप देखना, मेरी फेवरेट मूवी है वो मूवी। अगर आप देखते हैं और मूवी देखने के बाद 1993 की मूवी है मैं रो दिया था, वो नफरत के ऊपर कैसे आप जीतते हैं, आप क्या इफर्ट कर सकते हैं, साहस कर सकते हैं। नियम लेसन की है। हाँ, और क्या बेहतरीन मूवी है। 10 बार तो मैंने देखी। और एक मूवी है द बॉय इन स्ट्रिप्ड पजामाज, वो भी हिटलर के दौर की कहानी है, वो आप देख सकते हैं। मारियो का साउथ हो गया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रोफेसर संदीप सर थे और जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर संदीप सिंह और राजकुमार भाटी जी भी थे जो चले गए। हम सब ने आज कास्ट सेंसस पर बात की है और मैं तीनों चारों लोगों का बेहद आभारी हूँ कि आप सब आए और डिटेल में बात हुई है। कास्ट सेंसस पर जो बात होनी चाहिए, जो मेरिट पर बात होनी चाहिए और इसके फ़ायदे समाज में क्या होंगे, कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो इसके पक्ष में हैं, दोनों के तर्क क्या हैं, अगर वो समझना है तो इस पॉडकास्ट को आप लोग ज़रूर देखिए। मैं परमिंदर अंबर, टॉक विद परमिंदर को आप सबसे ये अपील करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इससे और लोगों को भी जुड़ने के लिए बोलें। अगर आपको अच्छा लगता है तब, अगर ख़राब लगता है तो ना भी करें। बेहद आभार।